पोस्टर डिजाइन करने वाले से लेके सभी सबसे पहले रेफरेंस निकालेंगे। क्या रेफरेंस? फॉरेन मूवीज का। जिस दिन इंडस्ट्री में जो चल रहा है ना उसके विपरीत करने की ताकत आ जाएगी ना, उस दिन बॉलीवुड विल राइज अगेन। क्यों? ओरिजिनलिटी नहीं है। इंडस्ट्री में बहुत अच्छा वर्ड है, इनका रेफरेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब कॉपी अच्छी तरह कर देते हैं। स्टार्टिंग में कोई हेलीकॉप्टर घूमता है ना, एग्जैजरेटेड फाइट सीन्स, सब बॉयकॉट कर रहे थे। मैं कहा ऐसे नहीं चलता है। तो अपन सपोर्ट करने के लिए मैं तो टिकट खरीदी गया, 10-12 मिनट में बाहर निकल आया। मैंने कहा ये क्या है यार। पहली वाली बॉर्डर आपको याद है? उसमें एक सीन है, कोई दुश्मन हमारी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा है। उधर से वो देखता है कि अरे ये लोग आ गए, वो भागता है और ये राइफल लेता है और उसको गोली मार देता है। तो हमें बॉर्डर इसलिए दिखाया गया है कि देखो ऐसे सब मत करना है। एक्टर्स तो चलो ठीक है, लो IQ होता है उनका, एंड आई डोंट ब्लेम देम, इसलिए वो एक्टर बने हैं। ज्यादातर डायरेक्टर्स क्या है ना, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड। हर चीज का डेकोरेशन का मतलब होता है ना। आपने देखिए वो गाजी अटैक, उसमें इधर लेफ्टिनेंट कमांडर के स्ट्राइप्स है और इधर लीडिंग सेमेन का एंकर है। इट्स लाइक एक ही यूनिफॉर्म पे हवलदार और इंस्पेक्टर दोनों की वो लगा रखा है। उस समय देवर 2 एनोमलीज। एक तो जो मेडल्स थे ना, 2-4 ऐसे मेडल आ गए थे जो गोवा लिबरेशन 65 का था, 71 का था। तो रुस्तम की कहानी तो 59 की थी। ये आपकी हैंडबैग्स लेडीज की जो होती है, गुच्ची लुई वुइटन, 30-30, 40-40 लाख की तो हैंडबैग्स होती है। अब बेचारे कस्टम वाले नए भर्ती हुए हैं यूपी, बिहार, राजस्थान से, उनको क्या ही पता, कांच का टुकड़ा है, वो आ गया 40 लाख का माल आ गया। 40 लाख पे अगर 50% ड्यूटी है तो 20 लाख तो बच गए ना। कितना भी अमीर आदमी हो, पैसे बचाने में मजा ही आता है। हेलो सर, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब तस्करी नंबर 1 ग्लोबली ऑन नेटफ्लिक्स। बहुत बड़ी बात, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए एंड पूरी टीम के लिए कि इतना बढ़िया शो आप लेके आए हो। थैंक यू। तो अभी क्या चल रहा है एग्जैक्टली? अभी तो मजे ले रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। और क्या बोलते हैं उसको, वी आर बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ द सक्सेस ऑफ तस्करी। तो इट्स अच्छा फीलिंग है, मजा आ रहा है। हाँ। एंड काफ़ी साल बाद ये मजा आया। रुस्तम हिट हो गई थी, उसके बाद 3-4 कहानियां मेरी इतनी हिट नहीं हुई, तो उसके बाद 2016 के बाद 2026 में वापस वो अटेंशन मिल रहा है एज अ राइटर। तो इट्स अ गुड फीलिंग, मजा आ रहा है। देखो सर, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और मैंने आपके इंटरव्यूज देखे भी है तस्करी के लिए और पहले के भी। तो ये जो आज का पॉडकास्ट है ना, वो काफ़ी एज अ फिल्म मेकिंग स्टूडेंट, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग में रह चुका हूँ थोड़ा, तो मैं एज अ फैन ही बात करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है। सबसे पहले तो तस्करी के बारे में बात करना चाहूँगा। रिसर्च आपका दिख रहा है शो में, ठीक है। सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस किया एज एन ऑडियंस की, काफ़ी फास्ट पेसिंग है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट, कहीं पे भी मुझे 1 सेकंड बोर नहीं हुआ। तो एज अ राइटर ही कितना इंपॉर्टेंट है ये स्पेसिफिकली डाला था? आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीज़न बीइंग के इतने सारे चैनल्स हो गए, इतना सारा कंटेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडियंस का जो क्या कहते हैं अटेंशन स्पैन भी तो कम हो रहा है ना। जरा भी उनको ऐसा लगा कि अरे ये ज्ञान की बात आ रही है, बोर्डम हो रहा है या उनके टेस्ट का नहीं है, तो दे विल स्वाइप इट और दे विल क्लोज इट, या कहीं और चले जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भाभियों की रील देखने लग जाएंगे। तो अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है सबका। उसमें ये चैलेंज होता है एज अ राइटर, एंड वो पेसिंग तो मेंटेन करना ही पड़ता है। वी शुड नेवर बोर अपर्स, आई मीन व्यूअर्स को बोर नहीं करना है। सो वो एक चैलेंज होता है, एंड अगर हमने वो चैलेंज पार कर लिया तो हाफ द जॉब इज डन। तो आई बिलीव वो हो गया। तो स्पेसिफिकली इस पे ध्यान दिया गया था पहले से कि ये फास्ट रखना ही है, मतलब फास्ट मतलब फास्ट पेस रखना है। सी इट डिपेंड। अब ये कहानी की डिमांड थी ना। दिस वाज अ थ्रिलर। तस्करी इज अबाउट स्मगलिंग, एयरपोर्ट पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, टाक है ना, तो वो फास्ट पेस रखना, ये स्टोरी तो मूव करनी पड़ेगी, वरना बोर हो जाएंगे लोग ना। हमें ये तो नहीं दिखाना कि एयरक्राफ्ट कैसे चलेगा, टेक ऑफ करेगा, उड़ेगा। विजुअली जो दिखाना था तो दिखाना ही है, पर वी हैड टू कीप द पेस फास्ट। वो तो बेसिक था वो तो। बट सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्योंकि ये मुंबई का दिखाया है, तो जब ये लिखा भी जा रहा था, शूट भी हो रहा था, कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? क्योंकि इन अ वे आप दिखा रहे हो कि क्या चल रहा है। अब हो ही रहा है ना, सबको तो पता है। हाँ, प्रॉब्लम ये आया कि वी वर एक्सपेक्टिंग हमें बॉम्बे एयरपोर्ट पे शूट करने की परमिशन मिल जाएगी, हमने अप्लाई भी कर दिया था, नहीं मिली, है ना। ये बोल के कि भाई आप हमारे एयरपोर्ट का ख़राब लगेगा आप, तो ठीक है, नहीं मिली तो नहीं मिली। अच्छा, उन्होंने बोला ऐसे कि तो ये फाइनली शूट कहाँ पे हुआ फिर? 3-4 अलग लोकेशन पे हुआ। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ, गोवा में हुआ, नागपुर में हुआ। सेट सबसे बड़ा तो सेट लगाया हमने, तो ये 4 अलग अलग जगह पे हुआ ये। ओके, बट जब इसकी कहानी लिखी जा रही थी, आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च क्या करना, मतलब मिले थे आप एग्जैक्टली लोगों को? हाँ, क्योंकि इस दुनिया के बारे में तो हमें सी देखिए, जैसे रुस्तम क्यों बनी बढ़िया, मैं खुद नेवी में था, राइट। सो आई न्यू दैट वर्ल्ड। मुझे चाल ढाल, बिहेवियर, कैरेक्टर का साइको है ना, वो सब पता था मुझे। साइकोलॉजी बिहाइंड द कैरेक्टर है ना, वो सब पता था। यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं था स्मगलिंग के बारे में। आज तक स्मगलिंग के बारे में हम बहुत तो कभी गए तो एक आध गोल्ड कॉइन छुपा के ले आए, मतलब इससे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था हमें। या 2 बाटली की जगह 4 बाटली ले आए, है ना, ड्यूटी फ्री से या उधर से। तो वी हैड टू मीट। तो सबसे पहले हमने, व्हेन नीरज जी ब्रोच दिस सब्जेक्ट कि ऐसा कुछ कर रहे हैं अपन, सबसे पहले वी टॉक टू अ कस्टम ऑफिसर हु वाज आवर कंसल्टेंट,
ही इज़ उनका नाम भी है सुमित सरकार, वो क्रेडिट्स में उनका नाम है। ही केम ऑन बोर्ड एज अ कंसो, वो 20-25 साल से कस्टम में सुपरिंटेंडेंट है, ही नोज द इनसाइड आउट। ही गेव अस द डोप। सबसे पहले उनको हमने डीब्रीफ किया थियोरेटिकली कि आप बताओ क्या क्या होता है, और हमें भी नॉलेज, बिकॉज सी एज अ राइटर आई बिलीव आई एम वेरी वेल रेड, है ना, सो हमें भी किसी को पूछना भी तो एक वो कला होती है। उससे पहले 2 साल से सुमित जी दूसरे राइटर के साथ बैठे ही थे, पर वो नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया अच्छा, था ये वो। तस्करी के लिए? हाँ, 2019 में वो लोग बैठे ही थे, पर नहीं हो पाया। फिर दे अबेंडन द प्रोजेक्ट। 2021 में दे केम टू मी, आई मीन नीरज जी, एंड वी वर वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, एंड नीरज जी ब्रोच द सब्जेक्ट। आई सेड फैसिनेटिंग दुनिया, तो उन्होंने बोले तुम कर लो, चलो। देन वी मेट सुमित जी, देन आई डीब्रीफ्ड हिम। तो वो भी एक टेक्निक होता है, तो आई हैव दैट, यू नो। जैसे मिशन रानीगंज था, अब मैं किसी से बात करूँ तो किसी को लगेगा कि ये माइनिंग इंजीनियर है, क्योंकि हमने इतना, इट वॉज अबाउट माइंस एंड ऑल दैट। सो यू हैव टू रिसर्च, एंड वो एक टेक्निक होता है एज अ राइटर। जेन्युइन क्यूरियोसिटी है मेरे में, तो मैं अभी ट्रेन में भी किसी से मिलता हूँ, वो अभी आ रहा था, तो शी वॉज व्हाट गायनेकोलॉजिस्ट, एंड शी वॉज स्टडिंग रोबोटिक्स गायनल को, तो उससे मैंने पूछ लिया, है ना, सवाल। क्यूरियोसिटी नेचर में था हमारे, सो वी वर इन द राइट प्रोफेशन। आंसरिंग टू आंसर योर क्वेश्चन कि रिसर्च जरूरी, तो सुमित साहब से मिले, पूरा उनको थियोरेटिकली डीब्रीफ किया। फिर एयरपोर्ट पे हम आप क्या नॉर्मल जीवन में एंट्री एग्जिट अराइवल डिपार्चर वही देखते हैं, सिक्योरिटी बैगेज, ये तो 5% भी नहीं है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट की इतनी सारे बड़े ये इतनी सारी जगह है, ऐसे ऐसे कांड होते हैं, है ना। फिर सुमित जी ने हमको फिजिकली सारी चीज़ें दिखाई। सो कहाँ सबसे सामान पहले आता है तो कैसे अनलोड होता है, फिर कैसे वो इनलाइन नीचे एक आदमी बैठा रहता है ना, वो कैसे स्कैन कर, बैगेज आता है तो वहाँ भी स्कैन होता है। फिर ये भी पता चला कि कुछ लोग इनलाइन में आराम करने जाते हैं, वो सो जाते हैं, बैगेज आ रहा है उसको कर दे मार्क, 3 रैंडमली उनका जो अटेंडेंट होता है वो 4 में से 3 को मार्क कर देता है। तो ये सब भी होता है, तो यू नो ऐसे करते करते सब हमने जानकारी ली। ये तो हो गया कस्टम्स का। अब ऑपोजिट व्यू भी तो जानना है ना अपने को, तो सुमित जी के कॉन्टेक्ट से तो हमें उन्होंने स्मगलरों से मिलवाया। अब स्मगलर में कैटेगरीज होती है, जो आने जाने लाने का काम करता है उनको पोपट बोलते हैं, जो कोरियर्स जिसको बोलते हैं, जो शो में भी है। हाँ, जो इन पोपट को फाइनेंस करते हैं उनको पंटर बोलते हैं। है ना, कि मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, मैंने 4 लोगों को बोला ये लो, उधर जाना बैंकॉक में, उधर मैंने पैसा दे दिया है, इतना इतना माल ले लो, उधर उनका एक आदमी होगा सब भर देगा माल, टिकट विकेट खाना पीना, ये पंटरों का काम होता है, फाइनेंसिंग, है ना, वो होते हैं। पंटर के ऊपर जो होते हैं, दे आर द गाइज हु आर एक्चुअली बाइंग द स्टफ ऑल्सो। सी माल लाएंगे, कोई तो खरीदेगा ना, तो वो माल लेके बिकवाने का काम होता है। तो इट्स अ बिजनेस बेसिकली। मार्जिन है, आईफोन दुबई में 1 लाख का है, वही आईफोन इधर 1,40,000 का है, तो यहाँ आप लेके आओ, लाने में जो खर्चा होगा, है ना, क्वांटिटी जो होगी, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतना कम खर्चा। एक फ्लाइट की टिकट पे आदमी अगर एक आईफोन ला रहा है तो 40,000 का प्रॉफिट है, समझो, टिकट का खर्चा निकाल दो। पर एक आदमी अगर 40 आईफोन ला रहा है तो 446 16 लाख या जो भी हो गया, खर्चे निकाल दो, जो भी खर्चा होता होगा निकाल के प्रॉफिट हो गया। सो दैट इज़ द गेम बेसिकली। मतलब मैं इतना समझाऊँ कि आपने जितना भी रिसर्च या देखा है, थोड़ा आपको टोन डाउन करना पड़ा शो के लिए, क्योंकि सब नहीं दिखा सकते। सब नहीं, मतलब हर शो में जो दिखाना था दिखा दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये, अच्छा, स्मगलर्स एक स्टेप आगे होते, इफ़ यू सीन दैट, उसमें एक डायलॉग है ना कि स्मगलर्स अपना दिमाग अगर सही दिशा में दौड़ा है ना, दे कैन सॉल्व द वर्ल्ड हंगर क्राइसिस। बड़े तेज होते हैं वो लोग, दिमाग सही दिशा में दौड़ता ही नहीं है। सो अभी इन लोगों ने गोल्ड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको ये प्रोटीन पाउडर या टैंग बैंग ऑरेंज जूस का पाउडर बना दिया, उसको यहाँ ले आए, फिर उसको गोल्ड तो गोल्ड है, वापस उसको वो कर दिया, है ना। तो वो फॉर्मूला, तो उसके लिए केमिस्ट लगे होंगे, लैब लगा होगा, लैब के पूरे इक्विपमेंट लगे होंगे, तो वो तो है ही, R&D तो चलती रहती है। अब ये हमने जो भी दिखाया है ये सब 3-4 साल पहले की टेक्निक है। अब तो ये सब तो पता चल गई सबको, मुझे आपको पता चल गई, कस्टम ऑफिसर को तो पता ही चल गई, है ना। अब कोई नई टेक्निक लाएंगे वो लोग, है ना। तो एक स्टेप वो चलता रहता है, आँख मिचौली का खेल चलता ही रहेगा जीवन भर। उसमें वो पटेल साहब का एक डायलॉग है ना कि यार इस एयरपोर्ट पे स्मगलिंग कौन सी बंद हो जाने वाली है, पकड़ दे रहना तुम। बट जब आप रिसर्च कर रहे थे, कोई आपको वियर्डेस्ट ऐसे कुछ तस्करी आपको पता चलेगी जो हुआ है अब तक? हमें तो पता भी नहीं है ये सब चीज़ों का, है ना। अभी एक बंदा, तरीके तो वियर्ड होते ही है, पर जो चीज़ें होती है ना, अभी हमें नहीं मालूम कि देयर आर सर्टन परफ्यूम्स, और एक 2-2 लाख रुपए की शीशियाँ होती है ना, इतनी 10-10 ग्राम या पता नहीं क्या रतल तोला वॉटेवर दैट। तो हमें तो पता है, अब ये सब चीज़ों की वैल्यू है। अभी इधर से किसी हमें इंपोर्ट करना है तो सर्टन कुछ नॉर्म्स होंगे, या एक्सपोर्ट करने के, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी पर चालो। कहीं से अगर परफ्यूम आ रहा है, बड़े घरों में ये क्या कहते हैं इसको, एक्सोटिक एनिमल्स का कितना स्मगलिंग होता है। दैट इज आफ्टर गोल्ड एंड ड्रग्स, मुझे लगता है एक्सोटिक एनिमल सबसे 3rd नंबर पे होंगे, यू नो। अब ये जो हमने दिखाया मार्मोसेट मंकीज, छोटे छोटे, स्टार टॉर्टोइस, एनाकोंडा,
अजीब, ये मकाऊ पैरेट्स कहाँ से आते हैं? मकाऊ तो मकाऊ है ना, इट्स अ डिफरेंट कंट्री। यहाँ तो हमारे वो हरा वाला पोपट होता है। हाँ। तो कहाँ से आते हैं वो बड़ी वाली टेल वाले, वो कहाँ से आते हैं? बट आपने ऐसा कुछ सुना है जहाँ पे वियर्डेस्ट जगह पे कुछ कोई चीज़ छुपाई है जो शो में नहीं है? वियर्डेस्ट जगह में हाँ। देखो, बॉडी में इंसर्ट करके तो ले आते हैं ये लोग, यू नो, निगल के। ये अपना क्या नाम है, हाँ एक बंदे ने अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था ना, मतलब विग पहनी थी, वो गोल्ड की थी, उसको काला कलर चढ़ा दिया था। अच्छा, पूरा हेयर ट्रांसप्लांट ही गोल्ड से कराया? मतलब विग पहनी थी हाँ, उसने, हाँ। वो गोल्ड के स्ट्रैंड्स थे, 1-8 किलो होगा, आई एम एज्यूमिंग, है ना। तो पकड़ा गया, लेकिन ना, मतलब इतना होशियार भी नहीं था वो। मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या क्या ये लोग हाँ, दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाएंगे। तो आई एम श्योर अभी किसी लड़की के अगर लंबे बाल, गोल्ड को आपने ऐसा, वहाँ जो गोल्ड के बाजार है ना दुबई वगैरह में, तो उसमें कई दुकानों के ऊपर कारीगर बैठे होते हैं। तो वो आपको जैसा चाहिए, आप उनको बोलो सर मुझे इसके बाल, एक वो बाल का वो बना दो, जूड़ा बना दो, बना देंगे आपको। पर ग्राम उनका कुछ रेट होता है, तो बना देंगे, उस पर काला कलर चढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है भाई, ऐसा। तो ऐसा, अब ये तो एक पकड़ा गया, उससे पहले भी उसने 8-10 ट्रिप मारी थी, मतलब निकल गया होगा वो तो अगर इसने किया है तो, और इसके तो, ये तो आदमी था, थोड़े से बाल थे, बराबर। अब लड़कियां जिसके 2-2, 3-3 फुट के बाल है, कितना सोना बना के लेके आए होंगे। सो दे कन्वर्टेड द गोल्ड इनटू, मतलब पता नहीं क्या किया, बट ये भी है। ये भी, दिस वाज वेरी वियर्ड। बॉडी में तो एक बार सुबह लाइक ऐसे हमारे सुमित जी का फ़ोन आया, बुलाओ एयरपोर्ट पे कुछ दिखाते हैं। 2 श्रीलंकन थे या मालदीव्स के थे, याद नहीं आ रहा है मुझे। उनके बॉडी में 12 किलो सोना था पर पर्सन। तो वो गोल्ड को मेल्ट करके बार, क्या बोलते हैं, 1-1 इंच के रॉड बना के एनस रेक्टम से इंसर्ट करके लेके आ रहे थे। बाप रे। सोचो, फिर हमारे सामने निकलवाया सारा। ये तो गोल्ड हो गया। ड्रग्स भी करते हैं, ड्रग्स आज 5-10 ग्राम इज इनफ टू गिव यू एन ओवरडोज। बॉडी में आधा किलो लेके आते हैं ये लोग, इतना रिस्क है। पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है ये। बट है, क्या करें। यहाँ से पीकॉक फेदर्स यहाँ जाते, पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या होता है, बहुत बड़ी डिमांड है पीकॉक फेदर्स की, यहाँ से जाते हैं। अब किसी ने, है तो वाइल्ड लाइफ का वो ना, राइनोसरस के हॉर्न्स जाते हैं चाइना, काजीरंगा में पोचिंग होती है। राइनोसरस का जो हॉर्न होता है ना, वो चाइना में एज एन एफ्रोडिसियक यूज़ होता है। बुढ़े लोगों को ताकत की गोली टाइप, स्पेनिश फ्लाई टाइप का चीज़ है वो, तो उसके लिए जाते हैं, पोचिंग होती है यहाँ से। क्या क्या होता है यार। बाप रे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ओ है ना, बहुत अजीब, मतलब हमें तो पता भी नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूँ, हमें तो पता भी नहीं ये सब सर्टन थिंग्स हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा वो बैकग्राउंड नहीं, अभी कुछ लोग सूट केसेस होती है, बराबर। इंग्लैंड गए, नॉर्मल सूट के VIP के सूट केस लेके गए, बड़े घर के लोग। ये विक्ट्रॉनिक्स करके एक ब्रांड है, जो स्विस आर्मी नाइफ होता है ना, विक्ट्रॉनिक्स, तो उनकी सूट केसेस 15-15, 20-20 लाख की होती है। तो वहाँ से सूटकेस में माल लेके आ गए। या आपकी हैंडबैग्स लेडीज़ की जो होती है, गुच्ची वुच्ची, लुई वुटॉन, 30-30, 40-40 लाख की तो हैंडबैग्स होती है। अब किसको, कस्टम वालों को कैसे, अनलेस यू नो दैट, कैसे मालूम पड़ेगा आपको। एक क्रिस्टल का बाउल आ गया, सपोजिंग कोई बहुत सवरोस की या पता नहीं कौन है, वो कितना महंगा होता है यार। क्रिस्टल बाउल्स तो ले आते हैं, क्रिस्टल का सेट, बोले ये तो डिनर सेट है। अब बेचारे कस्टम वाले नए भर्ती हुए हैं यूपी, बिहार, राजस्थान से, उनको क्या ही पता, कांच का टुकड़ा है, वो आ गया, 40 लाख का माल आ गया। तो 40 लाख पे कायदे से जो भी उनका रेट होगा ड्यूटी का, आई एम एज्यूमिंग 40%, 50%, जो भी होगा बेस्ड ऑन दैट कमोडिटी, उतना 40 लाख पे अगर 50% ड्यूटी है तो 20 लाख तो बच गए ना। कितना भी अमीर आदमी हो, पैसे बचाने में मजा ही आता है। बट सर, जब ये कहानी लिखी जा रही थी, कास्ट दिमाग में था पहले से? कभी नहीं होता है सर, कभी नहीं। तब तो पता है, मैं तो लाइक ऐसे तो 2021 में लिखते लिखते इतने साल लग गए, तब तो कहाँ कैसे कास्ट होगा। लिखने के बाद नीरज जी का, नीरज जी वाज अ शोज क्रिएटर, within he will this thing, and he got the right person। सही आदमी पकड़ा उन्होंने। इमरान भाई को भी स्क्रिप्ट पसंद आ गई, नीरज जी ने जो आइडेंटिफाई किया, परफेक्ट कास्टिंग हो गई। कितना, कैन यू नाउ इमेजिन एनीबडी एल्स एज मी, अर्जुन मीना, कैन यू इमेजिन? कोई नहीं। कैन यू इमेजिन एनीबडी एल्स एज बड़ा चौधरी, मिताली कामत, जो पूरी टीम भी है, पूरी टीम, कैसे इमेजिन होते होते हो गया। हालांकि ऑफ कोर्स वो क्रिएटर का दिमाग होता है, नीरज जी, क्रेडिट गोज टू द नीरज जी, द क्रिएटर ऑफ द शो। बट सर, मेरे 2 सवाल है, शायद मैं इसमें गलत हो सकता हूँ। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई कहानी लिखते हो, तो अगर एक रेफरेंस है कि किसी एक्टर का, तो वो हेल्प नहीं होता? कभी नहीं, काहे को, हमें पता ही नहीं वो एक्टर करेगा। अनलेस सम एक्टर्स से, फॉर मी एज अ राइटर, अनलेस कोई एक्टर से विपुल ये एडवांस लो, मेरे को ध्यान में लिख के रखो, है ना, तो करूँगा ना। आज तक ऐसा तो हुआ। अब मैं सपोजिंग, चलो मैं लिख लूँ कोई कहानी किसी को रेफरेंस बना के, फिर वो बोले नहीं मुझे काम ही नहीं करना तुम्हारे साथ, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो
कहानी एज अ राइटर इट शुड ऑलवेज बी एक्टर प्रूफ। हाँ, अगर कोई आ गया तो थोड़ा ट्वीकिंग करना, मतलब आई एम नॉट इवन सेइंग इमेज के हिसाब से, पर कुछ होता है ना उसमें ट्वीकिंग, एज के हिसाब से ट्वीकिंग। फॉर एग्जांपल मैंने एक कहानी लिखी है मुलाजिम, ओके, जब मैंने लिख दी उसके बाद मुझे लगा कि इरफान भाई सॉलिड, इरफान का दिस थिंग सॉलिड होंगे यार, अब इरफान भाई चल बसे। बट देन फिर किसी ने बोला कि सर इसको एक वो कर सकते हो ओल्डर वर्जन, वो कहानी हो सकती थी। तो इफ अगर, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर रिसोर्सेज है और हमारे पास अप्रोच है तो हम इसको ट्वीक कर सकते हैं कि बच्चन साहब भी कर लें। कुछ कुछ कहानी होती है ऐसी, पर अभी इसमें अभी यंग क्या बोलते हैं लेफ्टिनेंट का रोल है, लेफ्टिनेंट के रोल में कोई बुढ़ा तो चलेगा ही ना, वो 22-26 साल का ही लड़का लगेगा, उससे बड़ा तो होगा ही नहीं ना, तो फिर वो ढूंढना वो ऐसा, तो किसी को दिमाग में रख के कभी नहीं लिखना चाहिए एज अ राइटर। बट जब इमरान खान ऑन बोर्ड आए तो कुछ ट्वीक करना पड़ा कैरेक्टर या कुछ एक हल्का? ना, नीरज जी के वैसा नहीं होता, वो लिख दिया, वो बस हो गया है ना, ऐसा कोई। बट आई थिंक इमरान सर का जो कैरेक्टर है जब आपने लिखा भी काफी थोड़ा टोन डाउन किया, मतलब इमरान सर जो लिखा वही है जो। सो हमें तो पता नहीं था कि इमरान जी आने वाले हैं, हमने हमारे हिसाब से अर्जुन मीना का हमने कैरेक्टर बनाया, टू द क्रेडिट ऑफ द एक्टर वो कैरेक्टर में आ गए, है ना, टू हिज क्रेडिट ही केम इनटू द कैरेक्टर, तो ऐसा है। तो यहाँ पे इमरान सर को मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एक जो उनका एक एक्टर का फोर्ते, हाँ वो तो किया। एक्टर का वो फोर्ते है ना, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने इंसिस्ट किया यार भाई मेरी इमेज है तो एक, ऐसा भी नहीं हो, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर, जरूरत ही नहीं थी ना। एंड इसमें तो ऐसा ऐसा भी नहीं था कि इमरान भाई आगे तो चलो एक किस डालो, नीरज जी तो ऐसा करते ही नहीं है, कभी नहीं करेंगे वो, है ना, ही विल ऑलवेज गो बेस्ड ऑन हिज कन्विक्शन, एंड हमारा भी वेवलेंथ उनसे मिलता है, एंड हम में अगर डालते तो भी मैं लड़ लेता कि अरे सर क्या कर रहे हो यार, है ना, पर ऐसा होता है तो वो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। आई थिंक वही इस शो का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना कि फोर्स्ड चीजें कहीं पे भी नहीं दिखी हमें कि कभी नहीं, पर ये व्हाई दिस शो, नीरज पांडे जी का आप कोई भी शो देख लो, ही विल ऑलवेज ब्रेक द जो सिस्टम है, वो उसके उल्टा ही करेंगे ना, वो उनका स्टाइल है, दैट्स हिज स्टाइल। आपकी सबसे बेस्ट नीरज पांडे फिल्म कौन सी है आपके लिए पर्सनली? वेडनेसडे का कोई मुकाबला नहीं है, नीरज जी की वेडनेसडे, इवन स्पेशल 26 फॉर दैट मैटर, वेडनेसडे और स्पेशल 26 फिल्मों में इनका मुकाबला नहीं है। वेडनेसडे और स्पेशल 26 जो मेरी नज़रों में जो सॉलिड है, उसके बाद मतलब वो वाला मुझे कहीं वो नहीं आया, बिकॉज हो सकता है कि इतने हावी हो गया दोनों फिल्म मेरे ऊपर ना, मैं इतना इंप्रेस हो गया कि उसके बाद सब पानी कम चाय लगता, हालांकि वो भी बहुत अच्छा लिखा है आगे, स्पेशल ऑप्स ये वो बहुत बढ़िया है, बेबी भी, हाँ बेबी भी, पर इन वेडनेसडे तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, स्पेशल 26 भी खतरनाक था वो। देखो सर ना, ये शो के ना एक फैन का एक सर्कल बन गया, ठीक है, तस्करी का। अच्छा। और मुझे 2 सवाल आए थे उन लोग से कि एक है कि क्योंकि उन्होंने जब उनको पता चला कि आपका इंटरव्यू लेने वाला हो, एक तो ये है कि इस शो के बारे में कोई एक अननोन फैक्ट जो फैंस को पता होना चाहिए, जो शो में नहीं है, शायद एक डिलीटेड सीन हो सकता है, या कोई एक अननोन फैक्ट जो आपने कहीं पे बोला नहीं है, कुछ है ऐसा? शो के बारे में अननोन फैक्ट, हाँ है। सो व्हेन वी वर मीटिंग स्मगलर्स ना, तो मैंने हमारे कांटेक्ट हो गए, बोले किसी से मिलवाओ यार बॉम्ब। सो उन्होंने मुझे एक लेडी से मिलवाया, ऐसा, अच्छा फिर हमने ना सब मेल स्मगलर से मिलाया, सर कोई विमेन स्मगलर से भी तो मिलवाओ यार, तो बोले मैं मिलवाता हूँ आपको, कोड नेम है, असली नाम नहीं देंगे, उनका कोड नेम है हनी, मिलवाओ हनी से। मैंने सोचा वो कोई आंटी टाइप होगी यार, हम देखते ना टिपिकल, है ना, वो होगी। सारा मैं गया तो लेटेस्ट वो BMW जो भी सीरीज वीरीज में आती है ना, उसमें उतरी, सॉरी मैंने कहा अरे यार मैं ये, एंड शी बोले एकदम एलिगेंट, है ना, वेल ड्रेस्ड, एंड वो गहना बहना ने डायमंड वायमंड पहने थे, मिलवाया, शी वॉज अ सिंधी लेडी, शी स्टार्टेड टॉकिंग, तो मैंने कहा आपका किस गोल्ड का, बोला नहीं विपुल भाई मेरा सिर्फ आईफोन का काम है, बोला हमारे कोरियर्स होते हैं, दुबई में मैंने फ्लैट पहले होटल में रखती थी, अब दुबई में फ्लैट लेके दिया है उनको, एक महाराज लेके दिया है, खाना पीना टीवी वीवी सब होता है, शॉपिंग, वो लोग जाते हैं, मेरा आदमी उनको आईफोन डिलीवर, तो एक आदमी 15 आईफोन लेके आता है दिन में। ये आईफोन्स का बहुत सुना है मैंने। हाँ, तो 4 लोग हैं उनके, जो 4 इधर होते हैं 4 दुबई में होते हैं ना, तो एक आदमी रोज 60 आईफोन लेके आ रहा है, सब खर्चा निकाल के, टिकट टुकट ये वो सब निकाल के, एक आईफोन पे 10,000 रुपये मिलते हैं, 6 लाख रुपए की रोज की कैश इनकम है हनी जी की। कितनी? 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए डेली खर्चा निकाल गया। मैं आई एम नॉट सेइंग टर्नओवर, आई एम सेइंग इनकम है। तो हमारे टैलेंट पे तो थू है ना हमारा, मैं वही सोच रहा हूँ कि वही कर लेते हैं। लेकिन ना इतना आसान भी नहीं है ना, इतना आसान तो सभी कर लेते हैं। सी देखिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए यू नीड टू हैव दैट कैपेबिलिटीज़, मैनेज करना, ये करना वो, अच्छा कैपिटल भी तो रेस करना। मतलब रोज़ 60 आईफोन आ रहे हैं, अगर 60 आईफोन को
खरीदने के भी तो 60 लाख रुपए चाहिए रोज, है ना। अब यहाँ अपने 60 का 66 लाख हो गया, फिर वापस वहाँ खरीदने के लिए पैसे कैसे पहुँचाओगे? तो वो भी एक नेटवर्क, ये वो देयर आर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन द, और वो स्मार्टनेस भी तो है ना, क्योंकि रोकड़े का धंधा है बेईमानी का धंधा। अगर उन्होंने किसी को 60 लाख रुपए दिए, बोला ये और लेके भाग गया, तो कौन क्या कंप्लेन क्या होता है? तो ये सब वो होना चाहिए। आपने, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, इसी पे है कि इन्फॉर्मर के आपने एक बारे में बोला था ये इंटरव्यू में कि अभी वो बंगलोज में रहते हैं। हाँ रहते हैं, मैं तो मिला हूँ। सो अब इसमें क्या होता है ना, अब दिस वॉज एक, हम स्मगलर से मिल लिए, लेडी स्मगलर से मिल गए, पंटर से मिल गए, पोपर्स। अब है इन्फॉर्मर्स से मिलना, एक अलग ही ब्रीड है इन्फॉर्मर्स की, एक अलग ही। सो दे आर इन द सिंडिकेट। हम जिसको मिले हम नाम नहीं ले सकते, मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि बुढ़ा है, जवान है, जेंडर क्या है, ऑल है, अलग ही। दे आर वेल एंट्रेंच इन द सिंडिकेट, गैंग में होते हैं, है ना, लेकिन उनको परसेंटेज मिलता है, दे गेट अ परसेंटेज। इफ दे ऑफिशियली इन्फॉर्म ना, तो उनको परसेंटेज मिलता है। तो कई बार क्या होता है ना कि अब उसको पता है, उनका नेटवर्क होता है कि उनको पता है कहाँ से। हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। तो उनको पता है नेटवर्क क्या होता है, उनको कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो कई बार वो क्या करते हैं कि वो स्मगलर को भी ब्लैकमेल करते हैं कि मुझे पता है तू लेके आ रहा है, 10 लाख का माल है ना, चल 50,000 पहुँचा दे, वरना मैं तेरे कंप्लेन कर दूंगा। दोनों साइड से। हाँ, दोनों साइड से। और ये ऐसा भी नहीं है कि गोली मार दो, उस टाइप के सब वायलेंट लोग नहीं होते, व्यापारी लोग होते हैं ना, उससे चल यार दे दे। एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें मिला, उसका कोड नेम है चाचू, समझो, है ना। चाचू रिटायर हो गए। चाचू पहले कोरियर का काम इसी लाइन में थे, मतलब उन्होंने 30 साल इसमें निकाल दिए, है ना। कोरियर का काम करते थे, फिर छोटा मोटा ये वो, रिटायर हो गए। वो क्या करते हैं, सुबह डेली चाय बनाते हैं, थर्मोस भरते हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल्स पे जाके बैठते हैं, ठीक है। वो देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको उनके लाइन के सब पता है, उनको चाल से समझ में आ जाता है कि कौन माल लेके आ रहा है। वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। चाचू उनको बोले, कैसा है, कितना लेके आ रहा है, चल एक काम कर 5,000 देते चल। तो उनका काम है चाचा का। मैंने कहा चाचा क्यों ऐसा? बोला अरे अपना ग्रेजुएटी, अपना क्या है यार, प्रोविडेंट फंड यही तो है, अपना सेविंग्स यही तो है, इतनी है। तो वो चाचू का भी कैरेक्टर भारी है। तो लोग जो स्मगलर के जो पोपट आते हैं ना, वो बोले यार चाचू से बच के रहना। तो अब वो लोग भी नजर रखते, बोला चाचू कहाँ बैठा? बोला गेट नंबर 4 पे बैठा है, तो ये लोग 5 से निकलेंगे। ये सब भी होता है कि कस्टम ऑफिसर से तो बच रहे हैं, वो चाचा से भी बचना है, वरना 2-5 हज़ार वो लेके चला जाएगा। हाईएस्ट पैसा कितना मिला होगा एक कोई इन्फॉर्मर को? आपने बंगलोज के बारे में तो बोला, बट हाईएस्ट अमाउंट कितना होगा? एक डील में नहीं होता, ओवर अ पीरियड ऑफ, क्योंकि परसेंटेज होता है ना। अब आई टेल यू, मुंद्रा पोर्ट पे 3,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी थी। 3,000 करोड़ का कंटेंट, तो जिसने इन्फॉर्म किया होगा, या अगर आई एम एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर किसी ने इन्फॉर्म किया, तो आई डोंट नो ड्रग्स में होता है कि नहीं शायद, लेकिन गोल्ड में होता है, ड्रग्स में आई डोंट थिंक सो। बट गोल्ड में अगर कोई ला रहा है एक साथ 200 किलो, 150 किलो भी ला रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आज के हिसाब से? उसका 5-10-15% डिपेंडिंग ऑन दैट स्लैब मिलता है उसको। तो है भाई, इन्फॉर्म का भी पैसा होता है। आखिरी सवाल है मेरा तस्करी पे, क्योंकि अभी बहुत बातें करनी है, बाकी भी कोई डिलीटेड सीन है जो शो में नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब, क्योंकि होमवर्क इतना कड़क होता है ना, वी आर वेरी क्लियर। तो ये ऐसा कि बहुत टाइट वो होता है ना इसमें, लोकेशंस ये वो एंड ऑल दैट। तो इसमें पेपर वर्क बहुत सॉलिड होना चाहिए, माइक्रो मैनेजमेंट फिर भी गड़बड़ तो होती है, पर हमारा ऐसा कोई सीन डिलीट, आई डोंट थिंक कोई डिलीट हुआ है सीन, सब ही है। शूट करके तो डिलीट नहीं होता है। हाँ, पेपर पे काफ़ी निकल जाते हैं, पेपर पे काफ़ी कैरेक्टर्स थे। जैसे कोई बताना चाहोगे कुछ इंटरेस्टिंग? चलो, एक कैरेक्टर था, उसका नाम था आर्मुगम नायडू हमारी स्क्रिप्ट में। अब ये भी एक रियल लाइफ से हमने लिया था, ना। तो एक कस्टम ऑफिसर थे, उनकी लाइफ में पनौती लग गई, मतलब काम ही ठीक से नहीं हो रहा है, 2 बार सस्पेंड थे, भी थोड़े घूसखोर, 2 बार सस्पेंड हो गए, बीवी का कहीं अफेयर चल रहा था, बेटी ने भाग के शादी कर ली। तो उनकी लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। थोड़ा एक कॉमिक एंगल था। नहीं, मतलब ये रियल लाइफ है जो मैंने स्क्रिप्ट में डाला था, मतलब हमने डिस्कस किया था। तो उन किसी ज्योतिष के पास गए, तो ज्योतिष ने उनको एक नुस्खा दिया कि देखो यार, पनौती निकालने का एक ही तरीका है। कोई होंगे वो ठरकी ज्योतिष टाइप होते हैं ना, और देखो, बोले कैसे? कोई जो है ना, जो मीनियल काम करते हैं ना, झाड़ू पोछा चपा, उस टाइप की औरत के साथ संभोग करोगे तो आपकी पनौती निकल जाएगी। ऐसा ज्योतिष ने उनको आइडिया दिया, ये बेवकूफ़ साहब ने आइडिया मान भी लिया। तो एयरपोर्ट पे कोई एबेंडेंड एरिया में कोई स्पीपर वीपर के साथ कुछ कर रहे होंगे, वो पकड़े गए और सस्पेंड हो गए फिर। बाप रे, ये सच में हुआ है? ये पढ़े लिखे कस्टम ऑफिसर थे वो, ऐसा क्या क्या होता है दुनिया में। फिर ये हुआ था जमजम, हाँ देखो, सऊदी अरेबिया से लोग हज करके आते हैं ना। अब दिस इज नॉट एक्चुअली स्टोरी, पर ये भी हुआ था।
हज करके आते हैं तो जैसे अपना गंगा जल होता है ना, उनका वो जमजम का पानी होता है जो मक्का में, जहाँ उनका जो रिलीजियस प्लेस है, वहाँ एक कुआं है जो मोहम्मद साहब पैगंबर साहब के टाइम से है, उसका पानी इज सपोज टू बी वेरी गुड, है ना, वो लोग भर के लेके आते हैं जमजम का पानी। तो एयरपोर्ट पे वो पानी तो उसमें आता होगा ना कार्गो, मेरा तेरा में लड़ाई हो गई, मारामारी हो गई उधर और डेथ हो गई, है ना, एयरपोर्ट पे डेथ हो गई, मारामारी हो गई, इतनी खतरनाक मारामारी जमजम के पानी को लेके। ऐसा भी एक सीन मतलब हमने डिस्कस किया था, फिर ऑफ कोर्स वी रिमूव्ड इट फॉर ऑब्वियस रीजंस, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो, मतलब वो नहीं है। तो हाँ, फिर एक और सीन था जो स्क्रिप्ट लेवल पे निकल गया, उसमें जो टीम पूरी काम कर रही है ना, तो किसी पे शक जाता है। ये सारी चीज़ें हमने रिसर्च, तो किसी पे शक जाता है क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट बेंडिंग डाउन टू पिकअप, उनकी वाइफ सामान उठा रही है और ये थोड़ा है ना अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो इनको डाउट है कि ये कुछ लेके आ रहा है बॉडी में। तो उसको पूछा कि भाई तुम कुछ बॉडी में लेके आ रहे हो, तो वो आदमी तांजानिया भड़क गया, तुम साला सब चोर हो साला, तुमको क्या ऐसा वैसा। बोला क्या हुआ? बोला मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सर्जरी हुई थी। बोला दिखाओ, पेपर वेपर दिखाया, लेकिन फिर भी इनको कस्टम वालों को डाउट था, तो डाउट था तो एस्केलेट करके आप एयरपोर्ट पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ एक्सरे मशीन में ले जा सकते हो, तो ले गए एक्सरे मशीन में उसको, है ना। तो डॉक्टर ने बोला है कंसीलमेंट, लेकिन क्या था पता है, जब सर्जरी हुई थी ना, डॉक्टर ने गलती से अपना स्कैपल छोड़ दिया था अंदर, तो वो बच गया उस चक्कर में, वो कस्टमर से तो उनको डाउट था, लेकिन निकला कि ये सब कुछ लेके आ रहे, लेकिन निकला वो, मतलब वो सर्जरी हुई थी और कुछ छूट गया था, कुछ टुकड़ा बुकड़ा पता नहीं कुछ भी छूट गया था अंदर। फिर वो इंडिया में वापस निकलवाया, उसके पे बोला थैंक यू सर, आपने बचा लिया हमें यार। तो ये भी हुआ है। बाप रे, ये हुआ है, फैक्ट है। ऐसी ऐसी स्टोरी तो रोज ऐसी स्टोरी होती होगी उधर, कितना मतलब। अभी हम लोग जब बात भी करें, अभी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। 100% हो रहा होगा, 100% हो रहा होगा। सीजन 2 के बारे में कुछ है अभी? अभी कुछ नहीं है करना। देखो इसमें दो चीज़ें है कि सीज़न 1 इतनी बड़ी हिट हो गई है ना कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ हम करना चाहे तो हम कोई मना नहीं करेगा, मतलब बजट, बट हमारे स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे हैं नीरज जी के और हमारे खुद के कि कुछ भी आंडू पांडू काम चलेगा नहीं। सो अनलेस वी गेट अ वेरी सॉलिड स्क्रिप्ट वी आर नॉट गोइंग, मतलब पहली बात तो सॉलिड आइडिया आना चाहिए, फिर एक कुछ ऐसा आना चाहिए जो पहले में नहीं है, वो दिखाना है। तो अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी कुछ, पर यू नेवर नो। क्योंकि एज एन ऑडियंस, ये थोड़ा स्पॉइलर है गाइस, एंड में जो लास्ट एपिसोड में जो भी होता है, जो पकड़े जाते हैं, तो वो एकदम से वो एपिसोड खत्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो सीजन 2 में कुछ होगा उसका। ना, ऐसा तो सोचा ही नहीं हमने, हमारा स्टोरी तो फाइनाइट ही था। ये बात सीजन 2 में हो सकता है सेम कैरेक्टर्स, आई रियली डोंट नो। हाँ, वो तो कॉल नीरज जी का होगा, एंड उसके लिए भी हमें एक सॉलिड कुछ लगेगा ना यार। अब ये एक सॉलिड था, अब तो सबने देख लिया, सीजन 2 आते आते अगर 2 साल लग गए तो सबने तस्करी देख लिया होगा, तो कुछ हमें तो नया ही करना पड़ेगा ना, और कुछ अलग करना पड़ेगा जो आपने सीजन 1 में नहीं देखा है। तो ये भी एज अ राइटर एक प्रेशर, बहुत बड़ा चैलेंज, प्रेशर तो नहीं चैलेंज है ना, कि और हम तो ले घुसेंगे तो लाएंगे है ना, वो तो घुसेंगे तो लाएंगे कुछ ना कुछ। मैं आपको पूछूंगा नहीं क्या है, बट आपके दिमाग में है एंगल्स? नहीं है, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स अभी कुछ, क्योंकि क्या करेंगे, कुछ नया ही लाना पड़ेगा ना, तो क्या ही हो सकता है, तो अभी तो कुछ है नहीं मेरे दिमाग में। ओके, हम लोगों ने तस्कर की बहुत बात की है, ठीक है, बट सर मैं सोच रहा था कि जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो एकदम फील्ड चेंज हुआ, एक्स नेवी ऑफिसर थे, और ऑफिसर नहीं था, आई वाज अ सेलर। सो वहाँ से फिर ये फील्ड में राइटिंग शौक था हमारा। सी क्या हुआ था, अच्छा लंबी स्टोरी बताऊँ क्या? हाँ प्लीज़ बताइए। सो मैं 11th में फेल हो गया, आई एम फ्रॉम गुजरात, है ना, मैं 11th में फेल हो गया। तब मेरा हाइट था 5 फुट 11 इंच और वज़न था 52 किलो, पतला दुबला मरियल सा, मैं भाग भी नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था। पता नहीं क्या सूझी मेरे को, मैंने नेवी ज्वाइन कर लिया। इतना आसान नहीं है, पर उसके लिए उसके पूरे प्रोसेस के ऊपर मैंने किताब लिखी है, थोड़े दिन में आ जाएगी बाहर, वो पढ़ लेना, आई विल शेयर इट विथ यू। एनीवे मैंने नेवी ज्वाइन कर ली। अब नेवी ज्वाइन की पहले 2-3 महीने तो बहुत तकलीफ हुआ, रोज़ 30-40 किलोमीटर दौड़ना, ये वो तो मेरे बस की बात, मैं तो वैसे ही लुढ़क के गिर जाता था, है ना। धीरे धीरे आई रियलाइज, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ा। बाय द टाइम वी पास्ड आउट, आई वॉज रिकमेंडेड फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर्स ट्रॉफी। मतलब जहाँ पहले हफ्ते में पता नहीं था कि सर्वाइव करेगा, कि ट्रॉफी मुझे मिली नहीं अलग बात है, बट 6 मंथ्स ना मेरा जीवन बदल गया। देन मेरा ट्रेनिंग हुआ, ख़त्म हुआ, I was recommended for an officer's commission. I was a sailor, but they decided that इसमें officer like qualities, it's called CW, commission worthy candidate. Okay. So I was termed as a commission worthy candidate कि भाई इसको पढ़ाओ। अब ये हो गया, अब 6 महीने में देखो, from being a non-entity I became sort of a star amongst my batchmates and all that, है ना। फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। Now this is a lesson for everybody. एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा चाल बदल गई, सब कुछ बदल गया, शक्लें बदल गई हमारी,
और कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे तो, एंड एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग यार तू तो ऑफिसर बन ही जाएगा, बन ही जाएगा। उसमें रिजेक्ट हो गया मैं, एसएसबी में रिजेक्ट हो गया, बड़ा झटका लगा। फिर मैं कहा चलो ठीक है ना, फिर फिर सोचा कि चलो हम कमांडो कोर्स करेंगे। तो कमांडो कोर्स के लिए पहले आपको डाइविंग स्कूल अटेंड करनी पड़ती है। डाइविंग स्कूल जाने के लिए पहले आपको डाइविंग एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। सो आई वॉज अ नॉन स्विमर, स्विमिंग आती नहीं थी मुझे जब मैं नेवी ज्वाइन किया, बट आई क्लियर द डाइविंग एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, मतलब उसके लिए भी बहुत स्विमिंग करना पड़ता है ओपन सी में। वो क्लियर करके मैं डाइविंग स्कूल कोचिन पहुंचा, है ना, फॉर द डाइविंग कोर्स। लेकिन वहाँ से भी मैं छट गया आफ्टर द फर्स्ट 15 डेज। फिर मैंने कहा यार अभी नेवी में क्या रहना है, मतलब अच्छा तब तक 25 साल की उम्र तक मैंने आधी दुनिया देख ली। आई वॉज पोस्टेड ऑन बोर्ड INS गोमती, वो लोग ने मुझे पूरी दुनिया दिखा दी, इतना अच्छा लगने लगा। लेकिन मेरा माइंड खुल गया कि यार लाइफ, देयर इज अ लॉट टू लाइफ देन द 5th पे कमीशन, मतलब उससे ज़्यादा तो बहुत कुछ चीज़ें है ना। आई यूज्ड टू राइट, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था भाई, पढ़ना, आई मीन न्यूज़ पेपर्स एंड ऑल दैट, आई वाज वेरी वेल रेड। मुझे लिखने का, मैं डायरी मेंटेन करता था। उन दिनों रीडर्स डाइजेस्ट में एक कॉलम आता था, ह्यूमर इन यूनिफॉर्म। तो माई गर्लफ्रेंड जो आज मेरी वाइफ है, शी एनकरेज मी कि तुम ये जोक वोक बहुत मारते हो, इसमें लिखो ना कुछ। तो मैंने 2-4 लिख के उसको ही दे दिया, ऐसे तुम ही देखो यार। उसने फॉरवर्ड कर दिए, है ना, वो छपने लगे तो पैसे मिलने लगे। मैं कहा ये मजा है यार ये तो। देन मेरे आर्टिकल्स छपने लगे। देन वन ऑफ माई ऑफिसर्स वाइफ वाज एन एडिटर, शी एनकरेज मी, शी सेड दैट यू हैव अ नेचुरल फ्लेयर फॉर राइटिंग। तो पर वो न्यूज़पेपर्स एंड वो आर्टिकल, शॉर्ट स्टोरीज ऐसा था। आई वांटेड टू बी, फिर भी ना आई वांटेड टू बी अ फिल्म राइटर। आई क्विट द नेवी। इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ, बहुत पापड़ पेलने पड़े। नेवी छोड़ी मैंने, माई ऑफिसर्स एनकरेज मी, दे गाइडेड मी हाउ टू क्विट। मैंने नेवी छोड़ी, एंड बिकॉज बाय द टाइम आई वॉज ऑन द फैमिली, आई वॉज मैरिड, मेरा बच्चा हो रहा था, आई ज्वाइन विप्रो। मैं क्यों बच गया, राइटर बनना था मुझे, लेकिन आई हैड नो करियर पाथ। नेवी छोड़ के करूँगा क्या मैं, है ना, बिकॉज आई वॉज नॉट क्वालिफाइड। 11वीं पास था मैं, जनरल नॉलेज वो सब था, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में क्या काम आता था, और कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे वैसे, कॉन्टैक्ट्स तो वैसे भी नहीं थे। हाँ, तो लेकिन मैं क्यों बच गया, उन दिनों नए नए कॉल सेंटर्स आ रहे थे, एक ही क्वालिफिकेशन था, इफ़ यू कैन स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, कस्टमर सर्विस। हो, मैंने कहा ये तो बढ़िया है। तो मैं नाइट शिफ्ट में काम करता था कॉल सेंटर्सों में, सुबह कहानियाँ लेके कहानियाँ लिखता था। 2005 में पहली फिल्म आई मेरी, इकबाल, एंड दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। दैट्स द स्टोरी। अब काफ़ी इंस्पायरिंग है, मतलब कभी कोई सोचेगा भी नहीं कि जहाँ पे थे। और देखो कमर्शियल सक्सेस लो लगा रहना पड़ता है। टुडे आई एम 57 ईयर्स ओल्ड। रुस्तम, इकबाल 2005 में आई, सो 2005 में मैं कितने साल का था, 35 साल का था। 2016 में ये आई, अपना क्या नाम है, रुस्तम। सो आई वाज 48 ईयर्स ओल्ड। रुस्तम के बाद ही तो मुझे कमर्शियली रिकग्निशन मिला एज अ राइटर इन द फिल्म इंडस्ट्री। मैं उसे भी आ रहा था कि रुस्तम ने इन अ वे जिंदगी बदल दी। रुस्तम ने जिंदगी बदल दी। तो बट एट द एज ऑफ 48, यहाँ लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं 48 में, हमारा तो शुरू हुआ। अब रुस्तम पे पहुंचे तो मुझे एक्चुअली, मैं वेट कर रहा था मैं इस पर कब बात करूँ, ठीक है। रुस्तम 2016 में आई थी, और जैसे आपने बोला कि ज़िंदगी चेंज हो गई इन अ वे, तो लगा था कि जो अब ये लिख रहे थे रुस्तम की इतना कुछ बड़ा एक मेजर चेंज आएगा। रुस्तम तो मैंने नेवी में लिखी थी, व्हेन आई वाज इन द नेवी ना, तब लिख के रखी थी मैंने। अच्छा, मैंने लिख के रखा था तब? हाँ, तो आई हैड रिटन इट देयर। रुस्तम, इकबाल दोनों मैंने नेवी डायज में लिख के रखी थी। आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस स्टोरी। सॉलिड स्टोरी है ना यार, कि भाई एक नेवी का ऑफिसर। तो जब मैंने नेवी छोड़ी थी ना, उससे जब मैं व्हेन आई से लिख के रखी थी, नॉट एग्जैक्टली द स्क्रीन प्ले, बट आई हैड स्टोरी वो कुछ बना के रख से, बिकॉज रुस्तम के जो कमांडर नानावटी के टॉपिक पे ऑलरेडी 2 फिल्में बन चुकी थी, ये रास्ते प्यार के और अचानक, है ना, सुनील दत्त साहब थे, रहमान है, not exactly like that, but एक वो आर्मी ऑफिसर, वाइफ बॉयफ्रेंड, गोली मारता है and all that. I knew that, so I had to bring something different. Because I was in the Navy, I knew कि उन्हीं दिनों हमारा पहला एयरक्राफ्ट करियर आ रहा है 59-60 में, है ना। मुझे ये भी मालूम था कि ये पुराना एयरक्राफ्ट करियर है, उसकी जो कील रखी गई थी 45 में रखी गई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया ना, पड़ा था वो 15-20 साल से सड़ रहा था, और हमने खरीद लिया सेकेंड हैंड, काम हमें बहुत आया। तो मैंने वो फैक्ट्स को फिक्शनलाइज करके एक और स्टोरी बना दी मैं। दैट वाज द थिंग। अदरवाइज इट वाज ऐसा कुछ था नहीं रियल लाइफ में ना। तो ये कहानी पहुंची कैसे, मतलब ये ऑन फ्लोर कैसे पहुंची है जब आपने तब लिखी थी? हाँ, तो लिखी, फिर मैं सबको मिलने लगा, फिर मैं इत्तेफाक से बॉम्बे जब शिफ्ट हुआ ना, नाउ वी वांट टू बिकम अ राइटर, मैं आ गया बॉम्बे, शिफ्ट हुआ 2005 में। मेरे जो पहले लैंडलॉर्ड थे ना, अच्छा तब क्या ना, मैंने किसी को बोला नहीं कि मैं राइटर बनना आया हूँ, मैंने बोला मैं विप्रो में जॉब कर रहा हूँ, विच आई वॉज वर्किंग फॉर विप्रो, क्योंकि कोई ऐसे राइटर घर भर देता नहीं है रेंट पे, मैंने कुछ बोला नहीं। इकबाल जब आई ना, जुलाई 2005 में या समथिंग, जुलाई या समथिंग,
तो टीवी वीवी पे आने लगा, कोई बवा मेरा और नागेश का कोई डिस्प्यूट भी हुआ था तो टीवी पे आया, न्यूज़पेपर में आया। तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने बोला आप राइटर हो? बोला हाँ। वो अब्बास मस्तान का राजेश त्रिपाठी वो अब्बास मस्तान के चीफ एडी थे, वो नीचे ही रहते थे। बोला हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा वो क्या बताऊँ आपको सर मैं। बोला आओ। तो उन्होंने मुझे अब्बास मस्तान से मिलवाया, उनके साथ हम मिलते रहे एंड कहानियाँ डिस्कस करते रहे। फिर एक स्टेज आया 10-11 में, वी वर इन टच देन, है ना। फिर तो मैं काम करने लगा, वी वर इन टच। उनको करनी थी ये कहानी, है ना, वो मैंने लिख भी दी, उन्होंने जॉन को सुनाई, जॉन अब्राहम को। अच्छा, ये रुस्तम की कहानी जॉन ने तो खरीद ली थी मुझसे। सो इसमें एक और, नाउ कमिंग बैक टू द फिल्म इंडस्ट्री की जो बेवकूफ़ियाँ होती है ना, क्या होती है। अब्बास भाई वॉज अ डायरेक्टर, ही सेड वी हैव अ प्रोड्यूसर, वो शेमारू वाले थे। मैंने कहा मिलवाओ, तो शेमारू वाले रमन भाई, केतन मारू, उनसे मिलवाया। दे लव्ड द स्टोरी। और टाइम ये 2011 की बात है, तो एक 6-8 महीने निकाल दिए। मैंने कहा यार, अच्छा स्क्रिप्ट मेरी थी, मैंने एक पैसा लिया नहीं था। एक स्टेज ऐसा आया जून 2011 या 12 क्या 13 याद नहीं है मुझे, 12-13 आए थे। तो मैंने कहा भाई पैसे वैसे तो दो यार, कब से आपने। तो बोले यार देख अभी हीरो साइन हो जाने दे एक बार, फिर हम ये देंगे। आपका कॉन्वर्सेशन है अब्बास सर के साथ? नहीं प्रोड्यूसर्स Producers के, अब्बास भाई को बोला मैंने, तो अब्बास भाई बोला कि भाई आप प्रोड्यूसर, हम तो डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर से पैसों की बात करो। ऐसे ठीक है। प्रोड्यूसर मेरे को गोलियां दे रहे हैं, बोले नहीं क्या है ना कि हम करेंगे पर पहले हीरो साइन हो जाए। उन्होंने जॉन को सुनाई थी पर उनका और जॉन का कुछ जमा नहीं, और रेम्यूनरेशन और स्क्रिप्ट पढ़ी है। तो दे वांटेड मी कि किसी को दो भी मत, और हम पैसे तब देंगे जब हमको हीरो साइड हो जाए। अरे ये कौन सी दुनिया है यार। तो देन आई डिसाइडेड कि ये साला ऐसा नहीं चलेगा ना, वो सब साइड पे। तो देन आई कॉन्टेक्टेड जॉन्स ऑफिस, उनके जो पार्टनर थे शील कुमार। आई सेड ये स्क्रिप्ट तो ही वो सब बोला आपके पास है? बोला हाँ। तुरंत ही दूसरे तीसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आई सोल्ड द स्क्रिप्ट टू जॉन। इनको बड़ा, उन्होंने खरीद हाँ खरीद ली, 2013 में खरीद ली शायद उन्होंने। फिर 1 साल रखी, फिर ही डिसाइडेड कि नहीं करनी है अभी। रुस्तम वहाँ से रिलीज हो गई तो मैंने टीनू भाई को दी, और टीनू भाई स्पेशल 26 में इनके असिस्टेंट थे, नीरज जी के। और उनका काम देख के नीरज जी ने बोला कि भाई कोई अच्छी स्क्रिप्ट है तो मेरे पास लेके आना। तो मैंने वो स्क्रिप्ट उनको दी, उन्होंने मुझे नीरज जी से मिलवाया। नीरज जी ने बोला बढ़िया है, तो उन्होंने स्क्रिप्ट रख ली। अच्छा उन्होंने 2014 में खरीदी, जैसे नीरज जी ने। हाँ। फिर जैसे ये हुआ ना डील, तो सोनी राजदान जी ने अनाउंस कर दिया कि मैं भी नानावटी केस पे कुछ बना रही हूँ। तो नीरज जी बोले ठीक है बनाओ, मतलब देखते हैं। फिर 1 साल हो गया, उन्होंने भी नहीं बनाया। बनते बनते पता नहीं क्या हो रहा था, फिर एक मौका आ गया, अक्षय जी आ गया ऑन बोर्ड, या जो भी उनका मुझे पता ही नहीं, बन गई। तो हर स्क्रिप्ट की तकदीर होती है। कब लिखी थी मैंने, सोचो लेट 90s में, कब आई? 2016 में। सेम थिंग, इकबाल की कहानी। इकबाल वॉज स्टोरी ऑफ राजीव मिश्रा, ही वॉज अ हॉकी प्लेयर, है ना। तो ये सब ये दोनों कहानियाँ नेवी डेज से मैंने लिख के रखी थी। तो रुस्तम जब फिल्म बन रही थी आप सेट्स पे वगैरह जाते थे? हाँ इस पे जाता था मैं। उसमें तो लिखा था मैंने कि सेट पे मेरी परमिशन के बगैर नेवी का सीन ओके नहीं होगा। अच्छा आपने हाँ मुझे डर था कुछ भी कर लेंगे यार, गड़बड़ हो जाती है ना। आपने देखी वो गाजी अटैक फिल्म आई थी, देखी थी? उसमें इधर लेफ्टिनेंट कमांडर के स्ट्राइप्स है और इधर लीडिंग सेमेन का एंकर है। इट्स लाइक इंस्पेक्टर है इधर और इधर हवलदार का है, मतलब एक ही यूनिफॉर्म पे हवलदार और इंस्पेक्टर दोनों की वो लगा रखा है बैचेस। ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं तब मुझे बॉलीवुड पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। बट सर ऐसे क्यों होता है बॉलीवुड, मतलब आपने जो पॉइंट बोला कि ये लोग सोचते नहीं है कि नहीं सोच, उनको क्या डायरेक्टर तो ज़्यादातर डायरेक्टर्स क्या है ना, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड। तो बोले अरे ये अच्छा लग रहा है एंकर, लगा दो ना यार। वो हर चीज़ का डेकोरेशन का मतलब होता है ना, ये स्टार वाला मेडल अच्छा लग रहा है, लगा दो। आई थिंक इसलिए जब रुस्तम भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और मेरे मॉम और डैड इतनी मूवीज़ देखते नहीं है तो वो भी काफ़ी इंप्रेस हो। तो वही है कि फिल्म काफ़ी रियल लगी। आई थिंक रीज़न ये है कि क्योंकि आपने वो रुस्तम में देवर 2 एनोमलीज जो यूनिफॉर्म वाइज 2 थी। एक तो जो मेडल्स थे ना वो रेफरेंसेस था, तो वो डेलिबरेटली जो थे जो तब अवेलेबल थे उसमें देखो 2-4 कॉमन मेडल्स होते, 9 ईयर सर्विस मेडल, पर 2-4 ऐसे मेडल आ गए थे जिसमें हमारे जो गोवा लिबरेशन 65 का था, 71 का था, तो रुस्तम की कहानी तो 59 की थी। तो वो लग गए थे, है ना, लगा दिए थे। और एक जो स्ट्राइप्स थी ना वो थोड़े उसमें गड़बड़ हो गई थी, जो ऐसे रखना चाहिए ऐसे हो गई थी, उसमें नज़र ही नहीं गई फॉर सम रीजन। तो गड़बड़ हुई थी उसमें भी। ये होने के बावजूद गड़बड़ हुई थी, पर ठीक है चल गया वो। तो देयर वाज सम गड़बड़। और उन दिनों मुस्टैच भी नहीं होता था। वो पहले 7 दिन तो हमने बिना मुस्ट के शूट किया था। हाँ फिर उनको लगा कि नहीं यार मुस्टैच होनी चाहिए, तो फिर वो फिर बाद में मुस्टैच लगे। हालांकि उन दिनों नेवी में अलाउड नहीं था, विदाउट अ बियर्ड यू कैन नॉट हैव अ मुस्टैच। तो थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी भी ले ली गई। तो मुस्टैच मतलब आपने बोला कि वीएफएक्स है कि मतलब मैं समझा नहीं। पहले 7 दिन शूट किया विदाउट मुस्टैच। अच्छा। फिर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं मूछ रखते हैं,
ना नीरज जी प्रोड्यूसर थे, वो आज तक हमारे डिस्प्यूट होता है कि नहीं नहीं उनको उनके हिसाब से मूछ रखने से एकदम सीरियसनेस आ गई। हाँ। लेकिन उन दिनों नेवी में अलाउड नहीं था, विदाउट अ बियर्ड तो मूछ नहीं रख सकते। इट वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फोर्स हमारा नेवी, है ना। तो बियर्ड रखो आप, सेलिंग में आप शेविंग एक्सक्यूज होता है तो आपका जो ग्रोथ हो जाता है, या छुट्टी पे गए तो आपने बियर्ड और मुस्टैच के ग्रोथ कर ली, बट विदाउट अ बियर्ड उन दिनों मुस्टैच रखना वाज नॉट अलाउड। तो वो जो 7 दिन शूट होता फिर उस पर VFX किया है मुझे कंटिन्यूटी के लिए। हाँ देखो, तेरे संग 11 गाना में हमने उनका यंगर दिन दिखाया है, उसमें विदाउट मुस्टैच कितने हैंडसम लगते हैं। तो हमारा ये डिस्प्यूट होता है कि यार मुस्टैच क्यों लगाई। उनके हिसाब से इट वाज द राइट डिसीजन। मेरे को लगता है कि नहीं, अक्षय जी विदाउट मुस्टैच बहुत ही हैंडसम लगते थे। बट आपके हिसाब से अक्षय सर ने बेस्ट दिया? सॉलिड। आई कैंट इवन इमेजिन, सी पहले दिन से इट वी वर वेरी क्लियर कि इसमें एक हमें लंबा क्यों कमांडर नानावटी वाज अ वेरी हैंडसम मैन, है ना, ही वाज अ वेरी हैंडसम मैन। तो वी नीड, जॉन ऑल्सो वाज परफेक्ट फॉर दैट मैटर, जॉन भी ठीक था। पर अब जब बन गई, जैसे लाइक मुन्ना भाई में, कैन यू इमेजिन एनीबडी एल्स एक्सेप्ट संजय दत्त। तो अब हमने तो जॉन को बेची, जॉन वुड हैव बीन आल्सो परफेक्ट फॉर दिस, है ना। बट अक्षय जी जब कर लिया तो अब आई कांट इमेजिन एनीबडी एल्स एक्सेप्ट अक्षय जी। तो वो एक है। कुछ रुस्तम के बारे में, जैसे मैंने तस्करी के लिए भी पूछा, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या जो स्क्रिप्ट लेवल पे था बट मूवी में नहीं? हाँ था एक बहुत सॉलिड सीन था। हाँ। वो लेंथ की वजह से काटना पड़ा। वो जो उसमें जो थे ना वो एडिटर अपना एरज बिली मोरिया, कुमुद मिश्रा जी जो रोल करते हैं, तो वो हाँ, तो वो हमने क्या किया, तो उसमें क्या था कि वो बहुत हल्ला कर रहे हैं ना, पेपर में वो कर रहे हैं। तो ये जो मर्डर प्रेम आहूजा की बहन है, वो बोलती है इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो वो लोग है ना गवर्नमेंट को बोल के ईडी वीडी का, जैसे आजकल ईडी होती है ना, तभी वो आईबी वाले भेजते हैं कि आप, तब है ना न्यूज़ प्रिंट का कोटा होता था कि आपके पास इतना किलो न्यूज़ प्रिंट होनी चाहिए, कि आपको हर महीने सपोजिंग 1 टन न्यूज़ प्रिंट मिली है, तो इनको पता है कि 10,000 कॉपी छाप रहा है रोज, लेकिन इनकी कॉपीज 1 लाख होने लगी थी। तो ये न्यूज़ प्रिंट कहीं से बोरो कर लेते थे ना, एक दूसरे पेपर से एंड ऑल दैट। तो बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री थी उन दिनों में। तो उनके वहाँ रेड पड़ती है ना, यूँ समझो ईडी वालों की रेड पड़ती है। ये सीन था। तो बोलते अरे आओ, बोला आओ दिखाओ तुम्हारा न्यूज़ प्रिंट का कोटा वोटा देखना है हमको, तुम्हारा रिकॉर्ड्स देखना है। बोला आओ बैठो बैठो, पहले हम कुछ पियो तो सही, क्या पियोगे। तो बोले तो वो सीताफल जूस वूस मंगाते। ये क्या ये वो तो हरामी, कैरेक्टर भी हरामी था ना। तो इसमें ना वो नींद की गोली डाल देता है, 2-3 ईडी वाले होते हैं, वो सो जाते हैं। सोया, उसके असिस्टेंट को बोलता तू जा, वो ग्रांट रोड से प्रोस्टिट्यूट्स को ले आता है और फिर उनके साथ ऐसे फोटो वोटो खिंचवाते हैं, वो खींच लेते हैं ना, ऐसा लगता है। फिर ये लोग जागते हैं। बोला अरे, बोला अच्छा वो लोग आए थे तोड़ पानी के चक्कर में कि आप इससे 10,000 तो निकाल के जाएंगे आज। तो सुला देता है, फिर वो फोटो वोटो खिंचवा लेता है ना, बेड सब। तो ही वाज वेरी स्मार्ट, सब तैयारी करके, है ना। फिर जब जागते हैं, बोला आप लोग तो सो गए यार, वो फोटो दिखाता है। बोला अभी, बोला अरे क्या यार ऐसा करते हो यार, हमारा नौकरी चला जाएगा। बोला हाँ तो कितना तो आए थे 10,000 लेने, ये उनसे 15,000 निकलवाता है। तो आज के बाद ये गली में दिखना मत तुम लोग। इतना बढ़िया सीन था ना, पर इट वाज सॉर्ट ऑफ एन आइटम नंबर था, जरूरत नहीं थी उसकी, और लेंथ के चक्कर में हमें उड़ाना पड़ा। वेरी इंटरेस्टिंग। कुमन जी बोला ये सीन देख के तो मैंने ओके किया ये रोल करने का। और वही सीन निकल गया। और टेरिफिक सीन था वो, बहुत बढ़िया सीन था वो, मेरा फेवरेट सीन है वो। और अक्षय सर का कोई डिलीटेड सीन, मतलब जो राइटिंग लेवल पे था? बट नहीं, उनका नहीं था कोई भी, उनका सब जो था वही था। हाँ, एक गाने में एक कट निकल गया था, टाइम नहीं था शाम के टाइम, वो उनकी एक वेडिंग एनिवर्सरी, वेडिंग का कुछ सीन था, तो उसमें पूरा नेवल वेडिंग दिखाया था, वो ना तलवार से सब ऐसा करते हैं। वो लंदन में टाइम नहीं था, नहीं लाइट चली गई थी, इन द सेंस के जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, तो वो छूट ही गया वो सीन। वो बढ़िया, वो गाने के अंदर एक कट था कि व्हेन दे गेट मैरिड ना, इलियाना एंड मिस्टर कुमार, तो नेवल वेडिंग का एक होता है कट्स होता है, तो बहुत एक ट्रेडिशन होता है कि सारे लोग ऐसे स्वॉर्ड से वो बनाते, कैनोपी बनाते, यू जाते, यू टेक योर ब्राइड इन योर, बहुत एक रोमांटिक सा सीन था वो उड़ाना, वो कर ही नहीं पाए शूट बिकॉज टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया, है ना, आउटडोर था वो। और रुस्तम की स्क्रिप्ट, आप जब फिल्म देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि एज अ राइटर आप कुछ बेटर कर सकते थे या एक्स्ट्रा ऐड हो सकता था, आपको लगता है? नहीं, हो गया रुस्त निकल गए सिस्टम से, निकल तस्करी मेरे सिस्टम से निकल गई। फिर जो हो गया उस पर कुछ सोच के क्या फ़ायदा है ना, हो गया उस पर सोच पे नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं है ना, निकाल दो सिस्टम से। तो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज मिले, चाहे वो तस्करी हो या चाहे रुस्तम के बारे में, और अक्षय कुमार फैंस मैं भी एक हूँ, तो काफ़ी अननोन इन्फॉर्मेशन था इतने सालों से जो मुझे पता चला है। सो रुस्तम की बात की, तस्करी की बात की, और एक फिल्म थी 32 गोल मीटर चालो। पर्सनली एज एन ऑडियंस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि गुड फिल्म, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमी थी या पता नहीं, स्टूपिडली, मतलब बेवकूफ़ जो क्या होता है ना, डायरेक्टर बेवकूफ़ था। एक्टर्स तो चलो ठीक है, लो IQ होता है उनका, एंड आई डोंट ब्लेम देम, इसलिए वो एक्टर बने हैं, आई डोंट ब्लेम एनी, इट इज़ द डायरेक्टर्स को। सी इट वाज अ वेरी बाउंड ड्राफ्ट, मैंने ना बहुत रिसर्च करके दिया था, एंड द वन लाइन वाज सो टेरिफिक कि एक आदमी का लाइट का बिल, मिडिल क्लास आदमी का लाइट का बिल 300 रुपया ज़्यादा आता है देन इज नॉर्मल मंथली एवरेज,
वो ऐसा लड़ता है कि 30,000 करोड़ की कंपनी उड़ जाती है। इट्स अ वेरी डेविड वर्सेस गोलियत टाइप की फिल्म थी ना, मिडिल क्लास मैन ब्रिंगिंग डाउन अ बिग कॉर्पोरेशन। एक कैरेक्टर मैंने जो मेन हीरो बनाया था, ही वॉज अ ब्लैकमेलिंग लॉयर, बट बिकॉज ही वॉज वेरी स्मार्ट, क्योंकि आगे वो रिसर्च बेस्ड था सब कुछ, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट लॉयर, है ना। तो वो एक कैरेक्टर बनाया था। अब इनको वो प्रेरणा अरोरा वॉज माई प्रोड्यूसर, वो भी तो जेल जाके आई इसके चक्कर में, है ना। तो शी वॉज अ प्रोड्यूसर, वो श्री नारायण सिंह वॉज अ डायरेक्टर, शाहिद को साइन किया। वो एक बार होता है ना, पहली मीटिंग में हम बैठे थे, प्रेरणा, मैं, डायरेक्टर, एक्टर, एक आइडिया आ जाता है, द वे दे वर टॉकिंग ना, एक फीलिंग आ गया कि मेरी पिक्चर बर्बाद हो गई। बट क्या मतलब, किस बारे में ऐसे बात हुई कि आपको लगा और वही बात कर रहे थे, अभी बॉम्बे की कहानी थी, बोले अपन सब्सिडी अपन उत्तराखंड में शूट करेंगे, क्यों? अच्छा, बॉम्बे की कहानी थी वो इट पहले? वाज अ बॉम्बे स्टोरी। सी अगर तो अब क्या है, उत्तराखंड इनका क्या है, सी दे कम फ्रॉम दिस यूपी बिहार बेल्ट। यूजुअली क्या होता है ना, इनका लाइफ का हाई क्या है, वो डीएम साहब के साथ चाय पी लिया या सीएम के साथ हाथ मिला लिया, बस यही हो, ये लाइफ का वो है ना। दे तो हमने डीएम साहब से बात, सीएम साहब ने सब्सिडी दे रहे हैं, अपना सब्सिडी मिलेगी। अरे क्या सब्सिडी? सब्सिडी इज जस्ट एन एडेड इंसेंटिव। आप उसको चक्कर में यू आर टेकिंग द स्टोरी फ्रॉम हियर टू अ स्मॉल टाउन इन उत्तराखंड, यू आर चेंजिंग द लैंग्वेज टू समथिंग, वो ठहरा बल पता नहीं क्या कर उस पे दिया था, बहुत हाउ बैंड बजी थी स्टूपिड फिल्म यार। की, बल बल बहुत हुआ है। पता नहीं क्या नॉनसेंस जैसा कुछ, चिंदी चोर उसको बिस्किट चोर टाइप का लॉयर बना दिया। सो दे डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैरेक्टराइजेशन। तो फिर वो पहली मीटिंग में आइडिया आ जाता है। और मैं तो 4-5 साल से लिख रहा था ना, मैं पहले तो ये अन्नू कपूर को बेची थी मैंने ये स्क्रिप्ट 2009 में आई हैड सोल्ड इट टू मिस्टर अन्नू कपूर। फिर उन्होंने रखी, फिर बोला नहीं अब मैं नहीं बना रहा हूँ, तो फिर उनको दी थी मैंने। तो कब 2017-18 की बात है, तो मैं तो 9 साल पहले से लिख के रखी थी, काफ़ी रिसर्च किया था मैंने। अब ये सब कौन समझाने बैठेगा? फिर वो अब मैं भी पक गया 9 साल, मैं भी मूव ऑन करता है। रुस्तम के बाद ये आई, मैंने कहा लेट्स मूव ऑन। द वे दे वर टॉकिंग ना, यू कैन मेक आउट ना कि एम्प्टी वेसल है यार, यू कैन मेक आउट के दिमाग है नहीं कुछ। दे आर ट्राइंग टू शो के दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ सिनेमा, बट खाली वो आइडिया आ जाता है ना, तो उसी दिन वो सिंकिंग फीलिंग आ गया कि मेरी पिक्चर बर्बाद हो गई। तो आप उसके बाद उस फिल्म का पार्ट नहीं बने कि मतलब आप थे, मतलब नहीं, आई हैड टू झगड़ के नाम निकालना पड़ा। अभी मेरा उसमें नाम है ओरिजिनल स्टोरी आइडिया, तो ना ओरिजिनल स्टोरी कॉन्सेप्ट या ऐसा कुछ। मेरे तो बाउंड आ गया 90, वो लोग ने क्या 70-80% रिटेन किया, पर रिटेन करके जो बिगाड़ा ना, वो किसी को मतलब क्या करे अभी, ये नहीं समझ सकते कुछ लोग, डोंट हैव दैट। तो उन्होंने लोकेशन चेंज किया, वो लोकेशन, लैंग्वेज, और उसमें स्टोरी में कुछ रोमांस डाला, कुछ वो लव Love ट्रायंगल, ऐसा सब थोड़ी होता है यार। मतलब वो सोफिस्टिकेट हो गया ना, पैकअप हो गया ना सब। हाँ, नहीं चलेगा डायरेक्टर जो जिसने लिखा सब पैकअप ही हो गया ना, कौन खड़ा रखता है? ये लंबा नहीं चलता यार, ये सब है ना। हम लंबी मतलब ये सब अभी कहाँ समझाने बैठूं मैं? तो साइकोलॉजी बिहाइंड अ कैरेक्टर, ये वो इतनी अक्ल थोड़ी होती है। उसके बाद कभी लोग आए नहीं कि नहीं आपने सही किया था, मतलब ऐसे कभी मिले कुछ नहीं इसके नहीं साथ? नहीं सर, वो तो तभी वो मैंने तो उनको फिर बहुत परेशान किया, मैंने भी उनको बहुत परेशान किया। एंड दैट वाज द इंटेंशन कि मैं स्पेशली द डायरेक्टर है ना, मैं तो इतना परेशान करूँगा कि भाई, तो अपन भी एक बार पीछे पड़ते हैं तो कुत्ते की तरह पीछे पड़ते हैं ना। और बुरा भी लगता है ना कि इतने मेहनत से लिखी है कहानी हो। क्या कर सकते हैं, अभी अपनी खेती बना लेंगे, ऐसी कहानियाँ तो हम हर हफ्ते बना लेते हैं, हम तो ठीक है। अब बुरा लगता है पर क्या करें, छोड़ो हटाओ यार। एज लॉन्ग एज आई गेट द मनी, दिस थिंग, जो मेरा ड्यूज़ है, इनसे तो ज़्यादा ही निकलवाया था मैंने ब्लैकमेल करके, वो अलग बात है। हाँ। तो वो ठीक है, पैसे आ जाए, बाकी छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ा किसको, किसको। इंडस्ट्री में सबको पता है कि पहले एक सॉलिड ड्राफ्ट था ये। हाँ, तो जॉन ने भी सुनी थी, जॉन ने भी, जितने मेरे सर्कल में जितने थे, टीनू देसाई या नीरज, सब ने कहानी ओरिजिनल थी, तो सब ने उसी को गाली पड़ेगी ना डायरेक्टर को, कह रहे यार क्या बढ़िया स्क्रिप्ट थी, तूने तो क्या कर दिया यार, है ना। जो तो इंडस्ट्री में हम भी है ना, तो जितनों ने पढ़ी थी या सुनी थी। इनफैक्ट आई वांटेड टू डायरेक्ट दिस, ये मैंने इमरान से भी शेयर किया था, इमरान खान, आई वांटेड हिम टू बी द एक्टर। हाँ, तो प्रेरणा, आई वांटेड टू डायरेक्ट इट, फॉर सम रीज़न फिर नहीं हुआ। ऐसे जाओ ले जाओ तुम स्क्रिप्ट यार, मैं 1-2 बार बोल देता हूँ, फिर अगर हेजिटेशन दिखता है तो मैं कहता जाओ ले जाओ तुम। तो पहले ये फिल्म इमरान खान के साथ आप करना चाहते थे? मैं 3-4 मीटिंग किया इमरान के साथ उनके घर पे। आई वांटेड इमरान एज द मेन लीड। तो उनका क्या रिएक्शन था? ही लव्ड इट। और कुछ बातें 2-3 डिस्कशन हुए थे हमारे, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। उनका पालील के बंगलों पे 2-3 मीटिंग्स हुई थी, एंड अवंतिका एंड यू नो, अच्छा मीटिंग हुआ था 2-3। मे आई डोंट नो वेदर ही वांटेड टू डू इट और नॉट, बट डिस्कशन हुआ था। फिर फॉर सम रीज़न आगे वी मूव्ड ऑन। हाँ, पर आई हैड 2-3 मीटिंग किया मैंने उनके। और फिर जॉन के पास भी गई थी स्क्रिप्ट? नहीं, जॉन को सुनाई थी शायद मैंने या सुनाई थी शायद मैंने, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। हाँ, सुनाई थी मैंने। एंड
हाँ, निशिकांत कामत थे ना तभी, तब हमने सुना ही थी, ये थी मुलाजिम, वी हैड, तो वो ट्राई चल रहा, हाँ यस यस, तो जॉन एंड निशिकांत कामत जो गुजर गए ना, Correct, तो हाँ, Force, हाँ तब हमने सुना ही थी, आई हैड नरेटेड द स्क्रिप्ट टू निशी एंड जॉन, तो दे न्यू इट, और भी बहुत लोगों को मैंने सुनाई थी ना, तो वो बोले अरे ये कितनी बढ़िया स्क्रिप्ट थी, तो इसने बिगाड़ दिया यार, तो उसी का उन्हीं का कट रहा है ना, अभी क्या कर सकते हैं अभी। बट सर राइटर्स का कभी प्रमोशन मैंने सुना नहीं है कि आप प्रमोट करना पड़ता है बीइंग अ राइटर कि मैंने देखो, इतनी फिल्में लिखी है। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझसे इससे पहले आपको 5, मतलब मेरा नाम तो पता ही नहीं होगा आपको, आई एम श्योर, है ना, मैं तो 20 साल से हूँ, तो वैसे मुझे छोड़ के, नाउ यू नो मी, आज आपने कुछ रिसर्च किया होगा, मुझे छोड़ के और 5 राइटर का नाम ले लो आप, नोबडी नोज दैट, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो लोग, एक बहुत बड़े ज्ञानी ने मुझे कहा था कि एक सक्सेसफुल राइटर से ज़्यादा एक फ्लॉप एक्टर की फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। आज भी अगर कोई छोटा मोटा कैरेक्टर आ जाए, पंचायत का कैरेक्टर आ जाए, वो क्या नाम है उसका, विनोद या दिस थिंग, तो भीड़ चली जाएगी ना, विच इज़ गुड, दे आर गुड एक्टर। तो राइटर का नेचर ही ऐसा होता है बिजनेस का, वी डोंट, इंडस्ट्री में पता होना चाहिए किसने क्या लिखा है, तो हमें उस काम से काम आएगा, है बट ना। ये कैसे होता है फिर इंडस्ट्री में, आप बहुत कैसे? इंडस्ट्री वाले तो देखते हैं ना, आज मुझे जो सामने से कॉल आते हैं कि यू नो हम ढूंढ, व्हेन समबडी वांट्स टू मेक अ फिल्म फलाने जॉनर में, है ना, सो दे विल सी कि अरे यार बढ़िया फिल्म कौन सी थी, रुस्तम थी, कौन थे राइटर, ऑफ कोर्स अब तो लोग, है ना, तो दैट वे दे विल सी एंड दे विल फाइंड मी आउट, ढूंढ लेंगे वो लोग मुझे, अगर उनको मुझसे काम करना है या इस फिल्म के राइटर से काम करना। उसके बाद तो बहुत सारे फैक्टर्स है, उनको मेरी शक्ल पसंद आनी चाहिए, मुझे उनका बिहेवियर पसंद, वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, तो पहली मीटिंग में दे विल नंबर मिल ही जाएगा। इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री का है वो 4 फोन कॉल से 1 घंटे में नंबर मिल जाएगा, बात कर लेंगे। सो वी डोंट नीड टू प्रमोट आवरसेल्फ, हमें हमारा काम बाहर आना चाहिए, जितना काम बाहर आवे ना दैट। अब मैं सोशल मीडिया पे, मेरे अगर इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख फॉलोवर है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही मेरे फॉलोअर्स मेरे लिए झंडा उठाने वाले हैं, ना कोई क्रांति लाने वाले, ना सड़क पे उतर आएंगे कि विपुल भाई, ऐसा कोई नहीं करता। राइटर्स किसी को लेना देना नहीं है, तो इट इज़ द एक्टर्स, क्योंकि दिखता है ना सामने, वी आर बिहाइंड द सीन्स, और हमारा नेचर ही ऐसा है कि वी प्रीफर टू स्टे बिहाइंड द सीन्स। अभी थोड़ा और मैं अलग टॉपिक पे जाना चाहूँगा कि आपकी एक फिल्म थी टोनी, और उसके ऊपर भी आपने बहुत बार बात की है इंटरव्यूज़ में कि क्या हुआ था, तो थोड़ा बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या है ना, मैं सबको बोलता था कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए यू डोंट नीड मनी, ऑल यू नीड इज़ गुड एक्टर्स, गुड स्क्रिप्ट, है ना, यही चाहिए, सॉलिड स्टोरी, सॉलिड स्क्रिप्ट एंड गुड एक्टर्स, ये चाहिए आपको। मैंने कहा यार मैं सबको ज्ञान देता हूँ, वाई डोंट आई पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज। तो मैंने अपने रिसोर्सेज से 40-45 लाख में पूरी हिंदी फिल्म बना दी मैंने, 2 घंटे। कितने पैसे में? 40-45 लाख रुपए Okay. में। इट्स अ फुल लेंथ फीचर फिल्म, यूट्यूब पे देखो, मोर देन 8 मिलियन पीपल हैव सीन इट ऑन माई चैनल, बना दी थिएट्रिकल। तो सी देन आई रियलाइज समथिंग कि फिल्म बनाना एक बात है, रिलीज करना अलग बात है, एंड देर आर सर्टन कंपल्शंस, तो रिलीज ठीक से हो नहीं पाई। आई पुट इट ऑन यूट्यूब अंडर अ वेरी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, वॉच द फिल्म, पे ओनली इफ यू लाइक द फिल्म। पे पर व्यू जो भी नहीं, पे पर व्यू नहीं, अगर आपको क्योंकि इसमें तो यूट्यूब का रेवेन्यू आता रहता है। अच्छा। आप पूरी फिल्म देख लो, मूड है तो पैसे Correct, दे देना correct, कुछ, समझा, हाँ। तो 4-5 साल हो गए आता रहता है कुछ ना कुछ। सो या टोनी इज क्लोज टू माई हार्ट, मैंने अपने रिसोर्सेज से बनाई है। ऑफकोर्स अभी मैं टोनी देखता हूँ ना, तो ऐसा अरे ये थोड़ा, ये उसमें ऐसा लगता है कि ये ऐसा करना चाहिए था, दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म, सो मतलब मैंने अपने हिसाब से बनाई, बट वेरी एंगेजिंग, है ना। लोग मुझे कहते हैं कि फिल्म खत्म होने के 5 मिनट पहले तक अगर आप सस्पेंस पकड़ लोगे ना तो मैं हार जाऊंगा, और कमेंट्स पढ़ के तो ऐसा ही लगता है कि स्टीवन स्पिलबर्ग मर गया और इधर कांदीवली में पैदा हो गया। इतनी तारीफ हो रही है कमेंट्स पे तो अच्छा लगता है ना। बट सर ये थिएटर्स में क्यों नहीं आ पाई फिल्म? नहीं आती ना ऐसे स्मॉल बजट की फिल्म, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है ना। सी ये फिल्म आ गई, हाउ विल द पब्लिक नो कि इस टाइप की एक फिल्म आई है, पब्लिक तक पहुंचने के लिए आई हैव टू मार्केटिंग करना पड़ता है, तो ऐसा कोई बजट तो था नहीं, तो आई थी थिएटर में पर वेरी लिमिटेड, उससे कुछ होता नहीं है। यू नीड अ प्रॉपर मार्केटिंग प्लान। अब 40 लाख में पूरी फिल्म ही बनाई तो मार्केटिंग पे तो क्या ही खर्चा करेंगे। तो ऐसे तो आई थिंक बहुत सारे फिल्में मतलब अभी भी बीच में कहीं बैठे होंगे जिन्होंने बनाई भी होगी फिल्म, बीच में फिर OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए तो थोड़ा फ़ायदा हो गया, कुछ फिल्में मतलब OTT ने खरीद ली। अब OTT का भी क्या, अब टोनी भी जब मैंने बनाई ना तो कुछ मिले मेरे को, बिल्कुल भाई कितने ला आपने, 40 लाख ना, मेरे से 40 लाख ले जाओ, पूरी फिल्म हमारी हो जाएगी इन परपेचुइटी, तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता। पर ऐसे यार हमने इतनी मेहनत की है, कोई हमारी क्रिएटिविटी की ज़िंदगी भर क्यों खाए, ये पड़ी है मेरे पास, मेरा IP है, कहीं ना कहीं उसको रीमेक, जब रिसोर्सेज होंगे इसको प्रॉपरली रीमेक करूंगा मैं, कहानी तो सॉलिड है ना, 80 लाख लोगों ने भले देखी है तो इसको बनाऊंगा कुछ और में। तो लोग होते हैं ऐसे कि हमें सेल इट टू अस इन परपेचुइटी,
तो जितनी फिल्म ऐसे नहीं चलती है ना, तो अब वो बोलते हैं कुछ चलो हमने 1.5 करोड़ डाला है, ये लोग 40 लाख 50 लाख जो भी है, मतलब कम लोग तो क्या है इधर गहने वहने बेच के या पैशन में बना डालते हैं। तो जो है भाई, तो टोटल लॉस है, जो आता है रख लो भाई। लोगों की सोच होती है। हमने 40 लाख, मैंने कहा ठीक है यार, पैसा तो आ ही रहा है पर इतना नहीं आ रहा है, आएगा सूनर और लेटर आएगा। आईपी तो अपना ही है ना, कभी ना कभी आता रहेगा। बट सर आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, एक चीज़ आपको ऐसी कि लगती है कि ये चेंज होनी चाहिए इंडस्ट्री में? सब कुछ तो चेंज होना चाहिए यार। जैसे? अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ भेड़ चाल बहुत है। एक मेरा बहुत फेमस डायलॉग है कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था ना, आई केम विद अ प्री कंसीव नोशन कि मुझे 50% लोग बेवकूफ़ मिलेंगे। और हर प्रोफेशन में होते ही है। मैं सोच के आया था कि 50% लोग मुझे बेवकूफ़ मिलेंगे। आई वॉज रॉन्ग। 90% लोग बेवकूफ़ है। 90% पीपल आर डफर्स। और डफर से ज़्यादा, डफर नॉट इन द सेंस दैट वैसे बहुत होशियार है वो लोग। हम जैसे 10% जो क्रिएटिव लोग हैं ना, जेन्युइनली हमारी दलाली, हमारी क्रिएटिविटी की दलाली खा रहे हैं। दैट्स इट और कुछ नहीं। और भेड़ चाल है। अगर जिस दिन स्त्री हिट हो गई, मैंने कई बार बोला है, उस दिन 3 कॉल आ गए, सर ऐसा कुछ है क्या, हॉरर कॉमेडी में कुछ है क्या। फिर एनिमल हिट हो गई, उस दिन फ़ोन आया, सर ऐसा कोई कैरेक्टर है क्या, टॉक्सिक टाइप जो औरतों को मारता है उस टाइप का, उस पर कुछ बनाओ ना। तो ऐसा थोड़ी होता है यार, भेड़ चाल है। जिस दिन इंडस्ट्री में जो चल रहा है ना उसके विपरीत करने की ताकत आ जाएगी ना, उस दिन बॉलीवुड विल राइज अगेन। अभी तो गया सत्यानाश हो गया। क्यों? ओरिजिनलिटी नहीं है। आज कोई इमेजिन कर सकता है राजा मौली साहब ने 15 साल पहले वो ईगा बनाई थी, मक्खी को हीरो रख के, कोई इमेजिन कर सकता है? सोच भी नहीं सकता कोई। तो देखो, इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट ना, देयर इज अ गुड चांस कि वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री का सक्सेस रेशियो तो वैसे ही बहुत कम है, देयर इज अ डिसेंट चांस कि हो सकता है आप रिकवर कर लो। पर आप अगर ये इसी में जाओगे, कॉपी पेस्ट में ना, इसी में जाओगे भेड़ चाल में, तो देयर इज 100% गारंटी आपका नुकसान होना ही है। और अभी भी आई थिंक कॉपी पेस्ट ही हो रहा है, अभी भी वही हो रहा है फिल्में ना, जो आ रही है वही हो रहा है। तो एक जमाने में असी देयर आर सम सीनियर राइटर्स, मुझे एक बहुत तकलीफ है सीनियर राइटर्स से, काफी कुछ, वो एक पूरा जनरेशन था। वो लोग क्या है ना, बड़ा प्राउडली बोलते हैं दैट ओरिजिनलिटी इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स। मतलब वो कॉपी पेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, यू नो। तो इंग्लिश पिक्चर इधर उधर, अब तो चलता नहीं है ये सब। अब पकड़ लेते लोग। हाँ, पकड़ लेते हैं। तो यू नो पीपल, एक पूरा जनरेशन इस पे पैदा हुआ था। आई मीन एक पूरा जनरेशन कॉपी पेस्ट को एक तो वो समझता था, क्या बोलते हैं कि ये अपना अधिकार ही है यार, यू नो। एक्टर्स लोग थे, वो डीवीडी ला के देते थे किसी उसको, डायरेक्टर को, कि भाई डीवीडी दी है सर, मेरे को आपने लिया नहीं। तो अभी कुछ एक्टर नाराज, मैंने उनको फलानी डीवीडी ला के दी थी लेकिन उन्होंने मुझे लिया ही नहीं। अरे स्क्रिप्ट थोड़ी ला के दी थी, डीवीडी ला के दी थी। ऐसा मतलब बड़ा अजीब सा सिस्टम था। ओरिजिनल, अच्छा अब किसी को आप ओरिजिनल समझाओगे ना तो वो सामने इमेजिनेशन में होएगा तो समझ में आ जाएगा, वो भी नहीं है। अब मैं कई लोगों को कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट सुनाता हूँ तो बोले अरे बोले कौन सी पिक्चर में ऐसा है, अरे भाई नहीं आया, मैंने खुद सोचा है। अच्छा। तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, वो जब तक वो फिल्म में देखेंगे नहीं उनको समझ में नहीं आएगा। कितना बड़ा ट्रेजेडी हो, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा मुझे कि मेरे के समझ, उनको समझ में नहीं। हाँ जब बन जाएगी, इकबाल 17 लोगों ने रिजेक्ट कर दी थी, जब बन जाएगी, आज तक स्पोर्ट्स मूवी बंद नहीं हुई फिर बनना। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल भेड़ चाल है, उनको एक कुछ दिख गया तो ठीक है, नया करने की हिम्मत नहीं है। जिस दिन वो हिम्मत होगी उस दिन बॉलीवुड विल राइज अगेन, है ना, वो गोल्डन पीरियड आएगा। अभी है, चांसेस है ये गोल्डन पीरियड आने के बॉलीवुड में? पुराने चावल सबको रिटायर हो जाने दो, नए लोग रिस्क लेके आने, मतलब इन द कॉर्पोरेट्स ने भी काफी बर्बादी की है। सी 1-on-1 होता था, कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इमोशंस पे चलता है, यू नो, बिकॉज इट्स अ कोलैबोरेटिव, मोर देन इमोशंस आई मीन रिलेशंस पे चलता है, यू नो, एक पर्सनल, वो इम्पर्सनल हो गया अभी। कॉर्पोरेट्स है, मैनेजर है, अभी अगर कॉर्पोरेट का कोई बंदा मेरे साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 3 महीने बाद वो नौकरी छोड़ के चला जाए, कहीं और चला जाएगा वो। ये कॉर्पोरेट का क्या आप समझा सकते हो? तो सो व्हेन अ कॉर्पोरेट पर्सन जब फिल्म बनाते हैं ना, व्हेन अ कॉर्पोरेट एंटिटी, बाय कॉर्पोरेट आई मीन दिस प्रोफेशनल ट्रेडिशनल, सी एक ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स होते थे, है ना, कि भाई उन्होंने एक्टर से बात कर ली, रिक्वेस्ट किया, फिल्म बनाने की कहानी, एक वो मॉडल था। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, पर फिर ये इम्पर्सनल हो गया, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में है तो MBA टाइप्स, है ना, या तो वो टीवी से निकल के आए हैं। टेलीविजन कितना रिग्रेसिव, अपना सोच, स्टोरी की सोच समझ में नहीं आएगी। आई एम श्योर 100% उनको वो एक्सेल शीट पे फिल्म दिखनी चाहिए, मतलब वही जो 5 चीजें चल रही है वो इसमें डालेंगे, स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट पे भी नहीं। भाई वो उनका क्या है कि भाई डायरेक्टर कौन चल रहा है, उसको अपना इतना पैसा दे दिए, या इतने से इतना पैसा दे दिया, एक्टर कौन है वो एक्सेल शीट पे वो देखते हैं, इसकी ये रिकवरी, वो अजीब सा सिस्टम है उनका, है ना। अब पता नहीं चल रहा है इसलिए तो, एंड यू नो चल रहा होगा इसलिए चल रहे होंगे, पता नहीं, कुछ दे मस्ट बी डूइंग, कुछ होगा। तो वो सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। एंड टेलीविजन, मेरा सबसे बड़ा तकलीफ है कि टेलीविजन कोई भी देश में, इट्स
पाकिस्तान के टेलीविजन शोज द ड्रामाज आर वेरी गुड, टर्की के ड्रामाज आर वेरी गुड. आई एम नॉट सेइंग कि हमारे ड्रामा करो, पर टेलीविजन वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो इनसाइड द हाउस एंड एंटरटेन द पब्लिक. पर हमारे वहाँ क्या आ रहा है, वही नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन, यही हो गया है ना. वहाँ तक तो ठीक था, इच्छाधारी नेवला भी आ गया अब तो कहीं, है ना. तो वो भी मैंने देखा है, इच्छाधारी नेवला टेवला. तो ये कितना रिग्रेसिव है यार. साइंटिफिक अप्रोच ही हमारा तो खलास हो गया. दैट्स अ ट्रेजेडी ना. तो टेलीविजन हैज स्पॉइल्ड लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब सब जगह इन अ वे डाउनफॉल है एज अ क्रिएटिव पर्सन. गड़बड़ है चैलेंजेस तो है, लेकिन लाइक इन एवरी एरा, लाइक इन एवरी टाइम, वो करते रहेंगे अपना काम. तो हमें तो और कोई कुछ आता भी तो नहीं है, हमें यही तो काम है हमारा, है ना. तो हमें तो वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, करना ही पड़ेगा. बट आप देखते हो नई मूवीज जब भी आते हैं, हिंदी इंग्लिश, ट्रेलर में दम है तो मैं देखता हूँ. मतलब मैं कुछ ऐसा वो ज्ञान या वो क्या कर रहे हैं वो सब नहीं. इफ इट इंटरेस्ट मी, यस, यू नो. मैं वो हिमेश की जो फिल्म आई थी बैड एज रवि कुमार, वो देखने गया था मैं, बिकॉज दे वर नॉट प्रिटेंशियस ना. उनको पता है हम क्या बना क्या कर रहे हैं, उनको पता है. फिर वो धुरंधर में देखने गया था. आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट धुरंधर. पर फिर ये सब है ना, मज़ा नहीं है. तो अगर ट्रेलर में इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं जाता हूँ. वो मडगांव एक्सप्रेस का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था, वो मैं देखने गया था. अविनाश तिवारी वो मुझे अच्छा लगा था. होम कमिंग या होम बाउंड वो मैंने देखी थिएटर में. ऐसे कोई ट्रेलर जो आपको अच्छा लगा पर जब आपने फिल्म देखी तो आप डिसअपॉइंट हुए? हाँ, ये रेड 2. हाँ, वो मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने बोला कि जाओ देख के आओ यार, हम कुछ. मैंने कहा यार, मतलब इट वाज इंसल्ट टू माय इंटेलिजेंस. अब चल गई है, ऐसा भी नहीं है, पर पर्सनली मुझे क्या है यार. नहीं, उसके बाद भी एक रिसेंटली भी मैं वॉकआउट कर गया था. कोई सन ऑफ सरदार या वो तो जाता ही नहीं, गया ही नहीं था. अभी तो जाके आना, एक गए और फिर वापस आना, वो ऐसा है. वो तो मैं गया ही नहीं था. एंड मजा नहीं है. थामा देखे? नहीं, थामा नहीं देख. कांतारा, आई वॉकड आउट ऑफ कांतारा, अभी जो आई थी ना कांतारा, प्रीक्वल बनाया था उन्होंने, वो जो भी था. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था यार. दूसरा, मैंने ये लोग है ना ये साउथ सिनेमा को प्रेज करते, मुझे तो पूरा फेक लगता है साउथ सिनेमा. आर्टिफिशियल है यार. वो कैसे, मतलब एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन, यू नो, एग्जैजरेटेड वो ना हाथ बात का कैसा होता है कि ऐसे खड़ा है, गुंडों ने घेर लिया है, अपना पैर घुमाएगा भवंडर हो जाएगा. ऐसा थोड़ा बड़ा अजीब सा होता है ये सब. अब दिस शोज द IQ ऑफ आवर पीपल ना. ये भी तो अपना ओवर. अच्छा, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम. एंड तो जो बिकता है वही कर रहे हैं ना. आज भोजपुरी में जो अश्लील ये जो गाने हैं देवर भाभी के, लोग देख रहे, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे, तब जाके बन रहे हैं ना. सो इट इज नॉट द मेकर्स. वो जो कंज्यूम हो रहा है वो भी बनाएंगे ना लोग. कंज्यूम होगा वो एनी कमर्शियली, वो भी तो धंधा लेके बैठा है. तो हमारा ओवरऑल IQ, और स्पेशली मुझे लग रहा है पिछले 10 सालों में तो बहुत ज़्यादा कम हो गया यार. आई एम 100% मुझे ऐसा लग रहा है. टॉक्सिक का देखा आपने टीजर? टॉक्सिक का नहीं देखा मैंने. इससे पहले वो कबीर सिंह भी नहीं देखा था मैंने. एनिमल नहीं देखी मैंने. वो प्रोमो में दिखता है कि वो जो, आई मीन अगेन अच्छा गया, हिट हो गई. तो वो जो ऐसा लगा कि भाई ये सब तो क्वेंटिन टेरेंटिनो 25 साल पहले कर चुका था ना. ये मार काट, मुंडी काट, खून अंतड़िया, क्या है, मतलब क्या ही है ऐसा. फिर उसके बाद तो आ ही जाते हैं, मीम वीम सब बनते रहते हैं कि 140 बार पापा पापा बोला, वो सब आ जाता है ना उसमें. सर एक डिस्कशन है जो मुझे आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए. जब धुरंधर आई थी तो बहुत कंपैरिजन हुए, धुरंधर वर्सेस यशराज की स्पाई यूनिवर्स, बहुत कंपैरिजन उसमें हुए. आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मेरे हिसाब से वो कंपैरिजन गलत है. ये स्पाई यूनिवर्स जो बनाते हैं ना फिल्म में, जब हमने तस्करी बनाई तो रिसर्च किया ना. ये लोग जो स्पाई की जो फिल्म बनाते हैं ना, तो स्पाई तो छोड़ो, किसी स्पाई के ड्राइवर से नहीं मिले ये लोग. दे डोंट नो. ऐसा है, यू नो. अब नीरज जी जो बनाते हैं स्पेशल ऑप्स, व्हाई दे साउंड जेन्युइन? बिकॉज ही मीट्स IB पीपल, ही मीट्स स्पाई, है ना, मिलते हैं. तो ये जो बनाते हैं ऐसा थोड़ी होता है यार. स्पाई, आई मीन वो मैं एज एन एक्स सर्विसमैन तो मैं समझा ही नहीं सकता आम आदमी को कि स्पाई यूनिवर्स एंड ऑल दैट. ये तो बड़ा फुद्दू सा है ये सब. बोल रहा हूँ ना, ये इनकी जब वो आई थी ऐसा कि जब तक है जान, उसमें बड़ा अजीब था. कोई आर्मी में कर्नल होता है ना, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का होता है ना, लंबे बाद हमें लंदन चला जाता है. इतना आसान नहीं होता है भाई, वो पूरा पेपर वर्क होता है लंदन जाने के लिए. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग. अभी कैसे समझाऊं मैं, बड़ा लंबा प्रोसीजर है. वो रिसर्च करते नहीं, बेसिकली रिसर्च नहीं करते वो लोग. इधर अब तो यार वो तो एक दो B ग्रेड C ग्रेड फिल्म मेकर है, मेरे दोस्त ही है, मुझे फ़ोन करते हैं, सर कुछ है क्या ऐसा स्पाई टाइप का कुछ है क्या, रॉ टाइप का कुछ, रॉ एजेंट. अभी आजकल ये रॉ एजेंट चल गया है ना, रॉ एजेंट. रॉ का फुल फॉर्म नहीं पता. रॉ मतलब अजीब से लोग हैं. इनको जो फिल्म मेकर्स उनको बुलाओ कभी. ऐसा थोड़ी होता है यार. स्पाई रॉ सी. सबसे पहला हम नेवी में थे ना, तो कुछ बात हो रही थी, हमारे साहब थे. मैं कहा सर मुझे नेवल इंटेलिजेंस में आना चाहूँगा. बोला तू जिंदगी में नहीं आएगा नेवल इंटेलिजेंस में. बोला क्यों? तो तेरा शक्ल सूरत ही ऐसी कि तू नज़रों में आ जाएगा.
you know, Yeah, if you want to be in the intelligence network, unless in the field, you have to be non-descript. जैसे अजीत दोवल साहब है, वो चलाए तो हलवाई लगेंगे, सामने से हलवाई चला गया कोई, है ना, क्या ना पंचर वाला निकल गया, उस टाइप का. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज, वो ब्रेन का काम है. तो स्पाई कोई पहलवान नहीं होता है कि ऐसे गोलियां चलाई ने डर 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 किया है, वो कोई कमांडो नहीं होता. स्पाइज आर नॉट कमांडोज जो ऐसा वो आई करेंगे. थिंक धुरंधर ने वो सही किया इन अ वे. धुरंधर डिड वेल. तो धुरंधर का जो अभी जो आगे जो स्टोरी आएगा तो बेसिकली दी, अच्छा ये दे ऑफ कोर्स सिनेमैटिकली मैसिव लिबर्टी लिया, बट आई अप्रिशिएट द फैक्ट के बहुत अच्छा लग रहा है, सिनेमैटिकली अच्छा लग रहा है. सो उसमें जो है ना दैट स्पाई जो कैरेक्टर है, दीज आर ऑल क्रिमिनल्स है जिनके हाथ से कोई खून ये कोई, ही डिडंट वर्क फॉर द गवर्नमेंट. सो बेसिकली ही वाज सम नॉर्मल पंजाब का पिंड का कोई बंदा होगा कुछ, जैसे सरबजीत था. नाउ देयर इज अ डिस्प्यूट के सरबजीत जो थे वो नशे की हालत में क्रॉस हो गए एंड ऑल दैट. बट मोस्ट ऑफ दीज आर लोअर लेवल ऑपरेटिव्स, है ना, जो होते हैं उनके भी हमारे यहाँ है, हमारे भी वहाँ है ना. तो दीज आर लोअर लेवल ऑपरेटिव्स, उनका काम है कि भाई ये करो, एंड सम डू वेरी वेल. किसी को पकड़ आ जाती है इस धंधे की, है ना, तो उनका काम क्या है कि कैंटोनमेंट एरियाज में हिसाब रखो कितने ट्रक जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, उससे उनको आइडिया लगेगा कि बैरिक्स में कितने लोग हैं, यू नो, दोस्ती करो लोकल सोल्जर से, बात में पता करो कि. तो दीज आर ऑल एनी इनपुट इन इंटेलिजेंस हेल्प्स. तो ये स्पाई होता है. आई थिंक धुरंधर 2 में वही दिखाएंगे कि वो क्रिमिनल था. आई थिंक ऐसे कुछ उसका बैक स्टोरी आएगा थोड़ा, आई एम अज्यूमिंग दैट. सो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई वो पढ़ा लिखा ट्रेंड वो कमांडो था कि एनडीए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. तो यही है. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द दिस थिंग आल्सो. अभी हमारे एक नेवी के कमांडर साहब है जादव साहब, ही वाज बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड. उनको ईरान से उठा लिया आईएसआई ने, बेचारे जेल में अभी, है ना. मैं नाम आई थिंक सरनेम जादव ही उनका, नेवी के कमांडर थे. ही इज अ बिजनेसमैन, कुछ लेना का देना नहीं, तो उठा लिया उनको. नाउ ही इज अनफॉर्चुनेटली ही इज रॉटिंग इन द दिस थिंग. सेलिना जेटली के ब्रदर को उठा लिया यूएई में फॉर सम रीजन, आई डोंट नो. आई मीन ही इज एन एक्स सर्विसमैन. सो दीज आर ऑफिसर्स. तो हो सकता है किसी को, आई मीन आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजन. इनोसेंट भी हो सकते हैं, मोस्ट केसेस इनोसेंट ही होते हैं. दे आर पिक्ड अप एज लेवरेजेस, ऐसा होता है. तो ये स्पाई फाई में फिर से कुलभूषण जाधव हमारे कमांडर, तो स्पाई भाई दे आर नॉट लाइक कमांडोज के वो जेम्स बॉन्ड नहीं होते कोई. ये तो फिक्शनल होता है सब. कोई आपका अपकमिंग अभी प्रोजेक्ट्स क्या है, कुछ लाइंड अप, क्या देखने है ना. मेरा नीरज जी के साथ ही एक फिल्म आ रही है. ओके. वो क्या है वो तो नहीं बताऊंगा. तो वो आ रही है. फिर देयर इज समथिंग व्हिच आई प्लान टू डायरेक्ट, उसकी बातें चल रही है. नॉवेल मेरी आई है अभी रिसेंटली. सो आई एम अ बिग फैन ऑफ गॉडफादर ट्रियोलॉजी. अपने हाँ, तो मेरी एक नॉवेल आई है अभी रिलीज हुई पिछले हफ्ते. नॉवेल तो मतलब बुक आई. इट्स कॉल्ड लाइफ एंड मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम द गॉडफादर. उसका मैं आपको कवर भेजूंगा इफ यू कैन शेयर. मैंने पढ़ा उसके बारे में कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करता है रादर देन द क्राइम पार्ट. हाँ, सो इट एक्सप्लेन्स कि गॉडफादर फिल्म से आपको रिलेशनशिप और मैनेजमेंट के बारे में क्या सीखने को मिलता है. सो दैट इज द बुक अबाउट. अभी पिछले हफ्ते रिलीज हुई है बुक. सो या तो लिखता रहता हूँ मैं, है ना, मेरा तो काम ही है. तो एक फिल्म तो दे दी है मैंने नीरज जी को, वो आएगी ये साल, नेक्स्ट ईयर, होपफुली दिस ईयर. शूट होनी है बेसिकली. ना अभी तो प्री प्रोडक्शन चल रहा है उसका, वो चल रहा है. देयर इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डायरेक्ट, उसकी बातें चल रही है. वो दैट होपफुली इस साल में आ जाएगी. ओके. बाकी तो चल ही रहा है इधर. आपसे मुलाकातें होंगी बहुत जल्द, मतलब ओ यू वेलकम, कभी भी, है ना, कभी भी. ओके. और ऐसी कोई हिंदी फिल्म जिसके लिए आप एक्साइटेड हो, मतलब पढ़ा कि ये फिल्म आने वाली है जेन्युइनली एज अ, कुछ नहीं अब तक? आई हैड वॉकड आउट ऑफ दैट. जवान या पठान, दो में से कौन सी थी? जब जो बॉयकॉट चल रहा था तो मैं सपोर्ट करने गया. पहली 8 मिनट में निकल आया मैं यार उधर से. मैंने कहा चलो टिकट खरीद ली मैंने. तो वलसाड कौन सी थी बाद, पहले कौन सी आई थी? पहली पठान आई, फिर जवान आई थी ना, दूसरी वाली. तो मैंने तब ये बॉयकॉट, जवान में था वो बेशरम रंग वाला गाना, जवान में नहीं, वो पठान में था, कुछ तो भी था, है ना. तो सब बॉयकॉट कर रहे थे. मैंने कहा ऐसे नहीं चलता है. तो अपन सपोर्ट करने के लिए मैं तो टिकट खरीदी गया, 10-12 मिनट में बाहर निकल आया. मैंने कहा ये क्या यार. पर टिकट खरीद ली मैंने. तो पठान में था वो, कलर के ऊपर हुआ था जो उन्होंने. नहीं, स्टार्टिंग में कोई हेलीकॉप्टर घूमता है ना, कुछ फाइट, एग्जैजरेटेड फाइट सीन्स, अजीब सा यार. थोड़ा लगे तो मेहनत तो करो. हमारे फाइट मास्टर भी सीधे सबसे पहले क्या हाँ, एक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा वर्ड है ना, वो तारीफ. इनका रेफरेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. रेफरेंसिंग स्ट्रॉन्ग मतलब कॉपी अच्छी तरह कर लेते हैं वो. तो रेफरेंसिंग मतलब आज पोस्टर डिजाइन करने वाले से लेके सभी सबसे पहले रेफरेंस निकालेंगे. क्या रेफरेंस? फॉरेन मूवीज का. उसको बेसिकली कॉपी को भी रेफरेंसिंग बोलना चाहिए. तो इनका रेफरेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोलते हैं. बट ये मेरे ऐसे दिमाग में भी सवाल है कि जब ये ऐसे मूवीज हिंदी बनते हैं, रॉ ऊपर हो या नेवी हो, तो आपका जो सर्कल है नेवी वाला, अगर मजे लेता है, हम लोग मजे लेते हैं. हम लोग मजे लेते हैं. बॉर्डर जो पहली वाली आई थी तभी हमने बहुत मजे लिए थे. आई गिव यू वन एग्जांपल फ्रॉम दैट फिल्म. अब ये दूसरी वाली के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, अभी चल रहा है. सो पहली वाली बॉर्डर आपको याद है? हाँ.
उसमें एक सीन है, अक्षय खन्ना होते हैं और वो कोई ट्रांसमीटर बोला, कोई दुश्मन हमारी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा है, टक 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 कुछ आ रहा है। फिर वो जाते हैं जीप में, वो एक झोपड़ा जैसा होता है, बोला वहाँ से कोई कर रहा है ना वो सीन यार। तो उधर से वो देखता है कि अरे ये लोग आ गए, वो भागता है और ये राइफल लेता है और उसको गोली मार देता है। सबसे बेसिक आई टेल यू, अगर मुझे पता है कि तुम स्पाई हो और तुम हमारी इन्फॉर्मेशन दुश्मन को दे रहे हो, तो मैं थोड़ी तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पकड़ूंगा और फिर तुमसे वो इन्फॉर्मेशन दिलवाऊंगा जो मैं चाहता हूँ उनको मिसलीड करने दे। ये बहुत बेसिक होता है। तब तो हम ट्रेनिंग में मतलब हम वी वर सेलर्स, हम तो इतने पढ़े वो स्मार्ट हम लोग वो थे भी नहीं, ये बेसिक था। तो हमें बॉर्डर इसलिए दिखाया गया कि हाउ नॉट टू मेक, मतलब नेवी में हमें दिखाने ले गए थे कि देखो ऐसे सब मत करना है। तो हम लोगों के लिए तो बॉर्डर आइकॉनिक मूवी है। अब मैं बता रहा हूँ ना, तो हमारे ग्रुप है, मजे लेते हैं हम लोग। आई थिंक सेकंड पार्ट पे तो बात नहीं होनी चाहिए आज। नहीं, अभी नहीं करेंगे, करेंगे। अभी नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी शॉकिंग पॉडकास्ट था आज के लिए। बहुत सारी चीज़ें पता चली है आई थिंक। सो जाने से पहले एनी मैसेज जो लोग तस्करी को इतना प्यार दे रहे हैं, जो आपको बोलना है? देते रहो यार, प्यार देते रहो, अच्छा लगे तो पसंद करो, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट में लिखो क्या अच्छा नहीं लगा। कोशिश करेंगे हम आपका फीडबैक इम्प्लीमेंट तो नहीं करेंगे, सोचेंगे उस पर, है ना। इससे ज़्यादा तो क्या ही कह सकते हैं। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।